ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आरसीएम अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। दोस्तों यहाँ पे जो भी नोटिफाइड पर्सन है बस याद रखना उनका और सिर्फ उन्हीं के केस में रिसिपेंट विल पे द टैक्स, राइट। और कोई भी केस में दोस्तों रिसिपेंट के बारे में आप मत सोचना। उस केस में जो 9(3) के बाहर का केस, राइट, वो केस में हमेशा 9(1) के तहत एफसीएम विल ओनली एफसीएम के तहत ही टैक्स पे होगा, यानी सप्लायर विल ओनली पे द टैक्स। ठीक है, चलिए अभी आरसीएम शुरू करने से पहले बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम ये 3 पॉइंट पहले पढ़ ले, फिर ही जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहला, जो भी रिसिपेंट्स है यहाँ पे, जो भी रिसिपेंट्स के बारे में मैं मेंशन कर रहा हूँ वो सब रिसिपेंट्स टैक्सेबल टेरिटरी है, यानी कि इंडिया के अंदर है। दूसरा, बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स ये समझना कि पार्टनरशिप फॉर्म जब भी मेंशन होगा यहाँ पे इट विल ऑलवेज इंक्लूड एलएलपी। ठीक है। एंड थर्ड, बहुत जरूरी है ये समझना कि कोई भी सर्विस जब मैं उठा रहा हूं, राइट, आप ये समझना कि उसकी कोई कंडीशंस होंगी, या कोई भी गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स का केस ले रहा हूं तो उसकी कोई कंडीशंस होगी, वो कंडीशंस सेटिस्फाई होगी उसके बाद ही क्या है 9(3) के तहत रिसिपेंट विल पे द टैक्स। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो याद रखना ऐसा ही समझा जाएगा कि एफसीएम के तहत सप्लायर विल ओनली पे द टैक्स। ओके, तो सप्लाई हुआ है तो टैक्स तो पे होगा भाई, बट कंडीशन सेटिस्फाई हुई है तो 9(3) के तहत नहीं हुई है तो 9(1) के तहत सप्लायर विल पे द टैक्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्त शुरू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंश्योरेंस एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी है एक और इंश्योरेंस एजेंट्स है अनेक। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एजेंट्स को बोल दिया टेंशन घेऊ नका, तू वैसे भी क्या है इंडिविजुअल नेचर का होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा होगा एज ए सोल प्रोपराइटर, तो तू टेंशन मत ले भाई, मैं रिसिपेंट को ही बोल दूंगा, वो ही टैक्स पे कर देगा मुझे एज पर आरसीएम। ओके, तो तुझे रजिस्टर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तू कभी भी टैक्स देगा ही नहीं मुझे। इट्स ऑलवेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे द टैक्स। ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं रिकवरी एजेंट। यस, हमारे वसूली भाई, हमारे मुन्ना भाई, जिसका काम ही क्या था, मांडोली करवाना, वसूली करवाना। तो आज सिंपल सी बात है, आपका पैसा आपके डेटर के पास फंस गया है तो भैया उसका काम है उसे कलेक्ट करना, रिकवरी करना बेसिकली वो अमाउंट की। ठीक है, और जो भी अमाउंट वो रिकवर करेगा उस पर उसको मिल जाएगा कमीशन। अभी मेजरली ये सर्विस का यूसेज जो है वो बैंक्स और एनबीएफसीज करती है। तो आज अगेन वही कॉन्सेप्ट आएगा दोस्तों कि एक आईसीआईसीआई बैंक या एक एक्सिस बैंक के साथ बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स जुड़े हुए होते हैं जो बोरोवर्स से पैसा रिकवर करके बैंक को लौटाते हैं और उस पर बैंक उनको कोई कमीशन दे देता है। तो बेटा यहाँ पे भी बैंक है एक और उसके सामने रिकवरी एजेंट्स है अनेक। तो उन अनेक रिकवरी एजेंट्स को बोला टेंशन घेऊ नका, ओके, बैंक और एनबीएफसी टैक्स पे कर देंगे एज पर आरसीएम। बट दोस्तों एक चीज हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, क्या कि रिकवरी एजेंट जब बैंक और एनबीएफसी को सर्विस दे रहा है तो ही और सिर्फ तो ही आरसीएम लगेगा। ठीक है, और कभी नहीं, कभी भी नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ मिस्टर गुड्डू की, जो एक रिकवरी एजेंसी सर्विस दे रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक को, तो सिंस यहाँ पे रिसिपेंट है आईसीआईसीआई बैंक, आरसीएम लग जाएगा और आईसीआईसीआई बैंक ही टैक्स पे करेगा एज पर 9(3). बट दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ मिस्टर बबलू की, जो एक रिकवरी एजेंट है और वो सर्विस दे रहे हैं किसको, एचयूएल को, जो एक मैन्युफैक्चरर है माय डियर फ्रेंड्स, तो याद रखना यहाँ पे क्या रिसिपेंट बैंक या एनबीएफसी है, नको बाबा नको, नको बाबा नको। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है, यहाँ पे आरसीएम नहीं अप्लाई होगा, यहाँ पे एफसीएम के तहत सप्लायर यानी कि मिस्टर बबलू ही टैक्स पे कर देगा एज पर 9 सबसेक्शन 1। ओके, क्यों? बिकॉज रिसिपेंट इज नीदर अ बैंक नॉर एन एनबीएफसी। समझा कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आरसीएम ना लग के एफसीएम लग गया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग डीएसए सर्विस की, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विस की। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आप एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बन सकते हैं बैंक या एनबीएफसी के साथ, उनकी कोई एग्जाम वगैरह होती है वो एग्जाम दे दीजिए और एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बन जाइए। और यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली जनरली सीए, सीएफएस, एमबीए फाइनेंस के प्रोफेशनल्स है, वो लोग डीएसए सर्विस देते हैं बैंक एनबीएफसीज को। और वो लोग क्या करते हैं, बैंक और एनबीएफसीज के बिहाफ पे लोन सैंक्शन करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक सीए है तो उसका क्या है,
खुद का एक क्लाइंटल बेस है, उसको कोई लोन रिक्वायरमेंट होगा तो भैया वो लोग क्या है, ओके, बेसिकली डीएसए, ओके, वो एक चेकलिस्ट मिला होगा बैंक से कि भैया आप चेक कर लो उनके एसेट्स क्या है, उनके कैश फ्लोज क्या है, वगैरह वगैरह, और अकॉर्डिंगली क्या है आप रिपोर्ट करके सबमिट करके हमको कर दो, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली अगर सही हुआ कैंडिडेट और हम लोगों ने उन्हें लोन सैंक्शन कर दिया तो हम आपको कमीशन दे देंगे। तो बेसिकली ये लोग बैंक और एनबीएफसीज का बिजनेस बढ़ा रहे हैं बाई सैंक्शनिंग, बाई हेल्पिंग देम सैंक्शन लोन्स टू द राइट पीपल, ठीक है। तो अब डीएसए जो है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, जैसे इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता है ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, वैसे डीएसए लोन सैंक्शन में हेल्प करवाता है बाय फाइंडिंग द राइट बोरोवर्स फॉर द बैंक और एनबीएफसी, तो उनको वहां पे कमीशन मिलता है। अब डीएसए जो है वो आइदर फंक्शन करते इन द कैपेसिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटी यानी इंडिविजुअल के कैपेसिटी में, या फिर पार्टनरशिप फर्म, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर तू इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है एज अ डीएसए, राइट, और ऐसे बहुत सारे डीएसएस होते हैं बैंक और एनबीएफसीज के साथ, तो गवर्नमेंट बोलता है क्या, बैंक एक और उसके पास अनेक डीएसएस है जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, और इंडिविजुअल को हमेशा याद रखना गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि उनको काम धंधे पे लगाए ही ना। कंप्लायंस अगर करवाना तो इंडिविजुअल से कभी करवाओ, उन्होंने लास्ट पर्सन है क्या है गवर्नमेंट के दिमाग पे, और इसीलिए क्या है उस केस में बैंक और एनबीएफसी को ही क्या है आरसीएम के तहत कंप्लायंस दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है आप ही टैक्स पे कीजिए। बट वही डीएसए अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल नहीं, एक पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट के क्या है स्ट्रक्चर में काम करता है, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली क्या है उस केस में बोलता है कि आप कंप्लायंस कर लोगे और आपको मैं एफसीएम भी क्या है करवा के दे दूंगा, बिकॉज शायद आपके साथ बहुत सारे खर्चे होंगे जिसका आपको आईटीसी चाहिए रहेगा, राइट। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको आउटपुट टैक्स करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली उस केस में गवर्नमेंट ऐसा बोलता है कि अगर कोई डीएसए पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट के स्ट्रक्चर में काम करता है तो डेफिनेटली वो केस में हम लोग 9(1) के तहत सप्लायर को ही बोल देंगे कि मिस्टर डीएसए, ओके, मिस्टर एज इन के डीएसए फर्म या डीएसए कंपनी आप ही टैक्स पे कर दीजिए, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, मिस्टर करण अगर कोटक बैंक को सर्विस दे रहे हैं, राइट, कौन सी, डीएसए सर्विस, तो भैया यहाँ पे कोटक बैंक विल पे द टैक्स एज पर आरसीएम। पर केएस लिमिटेड है, क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है दोस्तों, वो बैंक और एनबीएफसी को सर्विस दे रहे, तो भैया केएस लिमिटेड को ही बोला जाएगा टू पे द टैक्स एज पर 9(1). केएस एंड एसोसिएट्स एलएलपी है विच इज ऑल्सो ओके क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स इंक्लूडेड इन द एक्सेप्शन, तो भैया यहाँ पे भी क्या है 9(1) के तहत केएस एंड एसोसिएट्स को ही क्या है बोला जाएगा टू पे द टैक्स, ठीक है, एज पर 9(1), राइट। अगर इस केस में इसका आंसर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, ओके, तो नॉर्मली पहले प्रोविजन लिख दीजिए कि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी प्रोवाइडिंग डीएसए सर्विस टू बैंक और एनबीएफसी आरसीएम shall apply. But in this case, since the supplier of DSA service is an LLP, tax will be payable as per FCM under 9 subsection 1. That's it. Wrap it up like that. Okay, done. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सर्विस हम लोग ले रहे हैं वो है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू स्पॉन्सरशिप सर्विस, ठीक है। स्पॉन्सरशिप सर्विस में दोस्तों बहुत घोटाले करते हैं लोग, बहुत सारे क्या है झोल झपाटे करते हैं, बिकॉज पता नहीं यार आज तक स्पॉन्सरशिप सर्विस में लोगों को क्लैरिटी नहीं मिला कि इशारा किस बात की तरफ है, ओके। तो देखो पूरा गेम है किसका, नॉमेनक्लेचर का, ओके। तो अगर वर्ड यूज किया है स्पॉन्सरशिप सर्विस, ये सर्विस वर्ड बहुत जरूरी है, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, ओके। सप्लायर कोई भी हो सकता है, एनी सप्लायर, ओके, एनी सप्लायर, बस रिसिपेंट आप चेक कर लो कौन, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो भैया आरसीएम लग जाएगा एंड रिसिपेंट विल पे द टैक्स। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, ओके। तो इसमें याद रखना कि वर्ड अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस यूज्ड है तो भैया सप्लायर कोई भी हो तेल लगाने का, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, अगर है तो ही आरसीएम, अगर नहीं है तो फिर एफसीए, ठीक है। तो आज एक छोटा सा क्या है एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर रतन टाटा, ओके, सप्लाइज स्पॉन्सरशिप सर्विस टू टाटा लिमिटेड अमाउंटिंग टू 100 lakhs। तो क्या यहाँ पे वर्ड स्पॉन्सरशिप सर्विस यूज्ड है? यस। सप्लायर कौन है? मिस्टर रतन। रिसिपेंट कौन है? टाटा लिमिटेड। तो फिर
टाटा लिमिटेड क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है? यस, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो टाटा लिमिटेड पे करेगा एज पर आरसीएम। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर रिसिपेंट इज मिस्टर प्रेम जी एन इंडिविजुअल? यस, तो अगर टाटा के बदले रिसिपेंट प्रेम जी होते तो रिसिपेंट क्या बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है? नहीं, रिसिपेंट कौन है माय डियर फ्रेंड्स? एक इंडिविजुअल। तो भैया इस केस में आरसीएम अप्लाई नहीं होगा, एफसीएम के तहत मिस्टर रतन को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ऐसा है कि क्वेश्चन में स्पॉन्सरशिप सर्विस वर्ड यूज नहीं होगा। ओके, वर्ड यूज होगा स्पॉन्सर्ड, या मिस्टर ए इज अ स्पॉन्सरर ओके ऑफ दिस इवेंट, ऐसा कुछ होगा। ओके, तो जब ऐसा वर्ड यूज है कि ये स्पॉन्सरर है या फिर ये बंदे ने स्पॉन्सर किया है इस इवेंट को, तब क्या होगा? ओके, तो बेसिकली स्पॉन्सरशिप सर्विस वर्ड यूज नहीं है एक्सप्रेसली। ओके, वर्ड कुछ ऐसे यूज है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर शाहिद एन इंडिविजुअल है स्पॉन्सर्ड नच अकेडमी डांसिंग इंस्टीट्यूट रन बाय ऋतिक एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? तो सबसे पहले याद रखना, ओके, अगर वर्ड ऐसा यूज किया है ना स्पॉन्सर्ड, तो आपको ये जानना जरूरी है कि भैया आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या है? आपको ढूंढना पड़ेगा सप्लायर कौन है और रिसिपेंट कौन। क्यों? क्योंकि जब वर्ड स्पॉन्सरशिप सर्विस होता है ना, तो वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे सप्लायर रिसिपेंट डिफाइंड है, पर यहाँ पे सप्लायर रिसिपेंट डिफाइंड नहीं है, आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे आप? वेरी सिंपल। ओके, याद रखना ये चीज, भले ही हम लोग स्पॉन्सरशिप सर्विस कर रहे हैं, बट याद रखना, और ये बहुत बेसिक्स है कि जिसने स्पॉन्सर किया है ना वो इवेंट को, उसका जेब कटा गया है, यानी उसके जेब से आउटफ्लो हुआ है। तो सिंपल सी बात है बंधु मेरे बंधु, उस केस में ओके, जेब जिसका कटा है वही रिसिपेंट होगा और सामने वाला हो जाएगा सप्लायर। तो जिसने स्पॉन्सर किया इवेंट, वो स्पॉन्सरर बेसिकली रिसिपेंट होता है और सामने वाला हो जाता है सप्लायर। क्यों? क्योंकि सामने वाला उसको कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा है और इसीलिए ये इवेंट को वो स्पॉन्सर कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? यस। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि सर जो स्पॉन्सरर है वो स्पॉन्सरशिप सर्विस देगा ना, ऐसा कैसा उल्टा उल्टा? अरे उल्टा पुल्टा कुछ नहीं है भाई, सिंपल है कि आज अगर तू मुझे फीस दे रहा है और मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, तो जेब तेरा कट रहा है ना, जेब तेरा कटा ना भाई, सिंपल। और मैंने क्या दिया? सर्विस दिया। तो फिर सिंपल सी बात है, जिसका जेब कटेगा वो रिसिपेंट होगा, ऐसा समझा जाएगा। ठीक है, तो आज सिंपल सी बात है, स्पॉन्सरर कौन है? रिसिपेंट है जिसके जेब से आउटफ्लो हुआ है, और सामने वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा सप्लायर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मिस्टर शाहिद ने स्पॉन्सर किया है इवेंट, ओके, और फिर डांस इंस्टीट्यूट रन बाय मिस्टर ऋतिक, तो रिसिपेंट कौन है? वो बंदा जिसने स्पॉन्सर किया, यानी कि मिस्टर शाहिद। ठीक है, और सप्लायर कौन है? मिस्टर ऋतिक। अब यहाँ पे ये देखो, आपने सप्लायर और रिसिपेंट को डिफाइन कर लिया। यस, अब रिसिपेंट आपको कौन चाहिए 9(3) को ट्रिगर करवाने के लिए? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म। पर यहाँ पे तो ये इंडिविजुअल है, तो क्लियरली दोस्तों ये बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म नहीं है, यानी कि आरसीएम ट्रिगर नहीं होगा, और इसीलिए ऋतिक यहाँ पे टैक्स पे करेगा एज पर एफसीएम। गॉट इट? यस। ओके, पर अगर ये शाहिद लिमिटेड होता या शाहिद एलएलपी होता तो भैया बात कुछ अलग होती, राइट? एंड क्लियरली ऐसे सिचुएशन में हो जाता क्या? आरसीएम अंडर 9(3). ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहता था। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि स्पॉन्सर्ड वर्ड में आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, यानी कि सप्लाई और रिसिपेंट को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसका अलग से मैंने Q&A भी करवाया है दोस्तों, जिसमें डेफिनेटली क्या है और आपको प्रैक्टिस होगा। एंड मैं चाहूँगा कि आप मेरा आंसर देके उसके पहले खुद आप एक बार सॉल्व कर ले उसको एंड जज करें अपने आप को कि भैया इशारा किस बात की तरफ है। ठीक है, डन। चलो, यस, ओके, डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात हो रही है किसकी? एक ऑथर की, म्यूजिक कंपोजर की, और एक फोटोग्राफर या आर्टिस्ट की। ठीक है,
तो ऑथर बेसिकली क्या है, अपना कॉपीराइट ट्रांसफर करता है पब्लिशर को, म्यूजिक कंपोजर अपना कॉपीराइट ट्रांसफर करता है म्यूजिक कंपनी को, और एक फोटोग्राफर या आर्टिस्ट क्या है, अपना कॉपीराइट सबमिट करता है प्रोड्यूसर को। और ये कॉपीराइट कौन सा कॉपीराइट है माय डियर फ्रेंड्स? ओके, ये 13(1)(a) के तहत जो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, उस कॉपीराइट की बात। और सामने इन लोगों को क्या मिलता है? तो रॉयल्टी मिलता है, ठीक है, उनकी बुक्स पे, उनके फिल्म्स पे, उनके म्यूजिक पे, ठीक है, ये केस। तो अब याद रखना, ये सभी लोग जो है, जो रिसिपेंट्स है यहाँ पे, म्यूजिक कंपोजर हुआ, पब्लिशर हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, वो आरसीएम के तहत टैक्स पे करेंगे एज पर 9(3), ठीक है। अब इसमें क्या है, एक ऑथर ही है जो थोड़ा टेढ़ा हुआ, और ऑथर ने बोला देख भाई सुन, मुझे दूसरों का तो नहीं पता पर मेरे खर्चे बहुत है, ठीक है। एंड स्पेशली समवन लाइक अ चेतन भगत, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा ऑथर है, जिसकी माँ कसम क्या है, बुक्स पे मूवी बन जाती है। तो फिर इस केस में जब वो क्या है, ट्रांसफर करता है कॉपीराइट, ठीक है, उसको चाहिए था कि वो एफसीएम के तहत टैक्स पे करे। क्यों? क्योंकि तो ही वो आउटपुट टैक्स चार्ज कर पाएगा, और आउटपुट टैक्स चार्ज कर पाएगा तो ही तो वो भैया ओके बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे, ट्रैवलिंग के खर्चे, राइट, कंसल्टेंसी सर्विस लेता होगा वो किससे, रिसर्च के लिए, उसके खर्चे, कितने सारे खर्चे हैं जिसका वो ले सकता है क्या, आईटीसी। गॉट इट? यस। तो अगर ऑथर इस तरह का क्या है कोई ऑप्शन चाहता है, तो वो अपने जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को ये बोल सकता है कि देखो भैया, मैंने ऑलरेडी क्या है सीजीएसटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ले लिया है, अब मुझे एफसीएम एक्सरसाइज करना है। और एक बार ये ऑप्शन वो ऑप्ट कर लेता है, तो वो ऑप्शन ऑप्ट करने के 1 साल के अंदर वो ऑप्शन को ओके हटा नहीं सकता। ही विल हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट एंड कंटिन्यू पे टैक्स एज पर एफसीएम। आर यू गेटिंग इट माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। तो ये चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आवश्यक है समझना कि ये कंडीशंस उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। डन माय डियर फ्रेंड्स, डन, ठीक है, ओके। तो एक छोटा चीज़ क्या है, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर कौन सा ऑथर ओके अपने गले एफसीएम लेगा और कौन सा ऑथर जो है वो आरसीएम लेगा, ठीक है। तो बेटा सिंपल सी बात है, जो बड़ा ऑथर है, जिसके बहुत सारे खर्चे हैं, जिसको बेसिकली आईटीसी चाहिए, ठीक है, वो एफसीएम ले लेगा। पर एक छोटा ऑथर है, जैसे आप है फॉर एग्जांपल, आपको कोई बुक लिखनी है सीए जर्नी पे, कि भैया एक मुझे पता नहीं किसी ने तो बहुत बढ़िया आइडिया दिया था कि सर मैं क्या है पास्ट 10 अटेम्प्ट के जितने भी क्या है AR1 है, मैं उनसे बात करता हूँ और मैं क्या है कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि भैया वो आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ बुक लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उससे सी एस्पिरेंट्स को कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ दे फील बेटर अबाउट इट। तो मुझे लगा ये बढ़िया आइडिया है, राइट। तो वो क्या सोचेगा कि भैया मैं क्यों एफसीएम लूँ भाई, मैं ये बुक बना दूंगा, लेट्स से मैं टैक्समैन को बेच देता हूँ और मुझे उसका लेट्स से कुछ पैसा मिल गया, लेट्स से 1-2 लाख 5 लाख 10 लाख मिल गए, तो मैं उसमें कंप्लाइंस थोड़ी उठा लूँ। अरे मैं तो बोलूँगा भैया पब्लिशर आप ही टैक्स पे करो इस पे यार, मेरे को क्यों काम पे लगा रहे हो, मैं तो अभी अभी क्या सीए पास आउट हुआ, ठीक है। तो एक छोटा ऑथर होगा, बेसिकली स्मॉल ऑथर, राइट, या फ्रेशर ऑथर, जिसको कोई कंप्लायंस करने की क्या है अभी कोई मूड नहीं है उसका भाई, क्योंकि उसके खर्चे ही कुछ नहीं, वो खुद अपने हाथ से क्या है लैपटॉप है या हाथ से कलम से लिख रहा है और ख़त्म बात, उसका कोई खर्चा नहीं है खास। तो भैया वो आरसीएम ले लेगा, बिकॉज उसको आईटीसी नहीं चाहिए, बिकॉज उसके खर्चे ही नहीं है कुछ, ठीक है। ओके परफेक्ट है ये चीज़। उसके बाद क्या है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये कंडीशन याद रखना जो हम लोगों ने बोली है, ओके। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं जीटीए सर्विस की। अब जीटीए सर्विस में माय डियर फ्रेंड्स मैं आगे बात करूं उसके पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्या है आपको क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आज फॉर एग्जांपल HUL है और दूसरा है क्या बेटा, डीमार्ट। यस, डीमार्ट के सामने है, आ जाओ दोस्तों घर दिखा दूंगा, ओके यस। तो दोस्तों आज HUL लिमिटेड है वो सप्लायर है, डीमार्ट है वो रिसिपेंट है, ठीक। अब इसका जो फैक्ट्री है वो महाराष्ट्र में है, ओके।
इसका जो ये गोडाउन है, वेयर हाउस है, वो है गुजरात में। तो अब ऑब्वियसली महाराष्ट्र से इसको गुजरात ओके ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा, और इसके ये लोग हेल्प लेते हैं किसकी, जीटीए की। जीटीए यहाँ से पिकअप करता है और ये गुड्स को यहाँ पे छोड़ देता है, ठीक है, बेसिकली डिलीवर कर देता है। ओके डन। तो यहाँ पे मामला ये है माय डियर फ्रेंड्स कि भाई मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विस की बात करूं तो ये कौन दे रहा है, ये जीटीए दे रहा है। क्वेश्चन आता है किसको, डीमार्ट को या एचयूएल को? तो बेटा एक्चुअली अगर देखने जाए तो दोनों ही ये सर्विस के बेनिफिशियरीज है, राइट। तो क्या दोनों रिसिपेंट होंगे? और सीजीएसटी एचयूएल पे करेगा, एसजीएसटी क्या डीमार्ट पे करेगा? नहीं। तो इसीलिए हमको एक टाई ब्रेकर क्वेश्चन पूछना था जिससे जीटीए को पता चले भाई मुझे बता दो कि मेरा रिसिपेंट कौन है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, जो भी फ्रेट पे करेगा ना वो तेरा क्या है, रिसिपेंट है, ठीक है। तो एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे द फ्रेट इज योर रिसिपेंट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ओके एचयूएल ने बोला कि मैं फ्रेट पे करूंगा तुझे, तो एचयूएल रिसिपेंट है भाई, ओके डन। तो आज रिसिपेंट कौन है वो हमको पता चल गया, ठीक है, वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, पर्सन हु इज लायबल टू पे द फ्रेट। पर जीटीए कौन है ये भी जानना जरूरी है। जीटीए वो है दोस्तों जो बेसिकली आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का सर्विस देगा वाया रोड। और दूसरा है माय डियर फ्रेंड्स कि वो इशू करता है क्या, कंसाइनमेंट नोट, ठीक है। कंसाइनमेंट नोट वो किसको इशू करेगा, कंसाइनर को इशू करेगा, और यहाँ पे कंसाइनर कौन है, एचयूएल। तो बेसिकली वो जैसे ही गुड्स लोड करेगा अपने ट्रक में वो एक कंसाइनमेंट नोट देगा किसको, कंसाइनर को, कि मिस्टर कंसाइनर टेंशन घेऊ नका, ट्रांजिट में जो कुछ भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माझी है, मेरा है, तेरे गुड्स को कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा भी तो मैं तुझे रीइंबर्स करवा दूंगा क्योंकि ये लियन ऑफ गुड्स मेरे पास है अभी, ठीक है। तो ऐसा रिस्पॉन्सिबल जीटीए क्या है, उस जीटीए की बात कर रहे, एरे गहरे नत्थु गहरे की बात नहीं कर रहे, जो क्या है कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता, सिर्फ वो क्या है टेम्पो ट्रैवलर है, माँ कसम एक इंडिविजुअल पर्सन है जो ट्रक लेके आ गया है, उनकी बात नहीं कर रहे। हम लोग बात कर रहे हैं वो बंदे की जो जीटीए कहलाया जाएगा तब जब क्या है हमें पता है कि वो बंदा इशू करेगा कंसाइनमेंट नोट, ठीक है डन। तो ये बहुत ही क्या है जरूरी बात है, ये बहुत ही क्या है आवश्यक बात है। आई होप यू गेट दैट माय डियर फ्रेंड्स, ओके डन। ओके तो अब हमको पता है कि जीटीए कौन है, अब हमको पता है कि भैया रिसिपिएंट कौन है, ठीक है। अब जरूरी है दोस्तों ये जानना कि आज जीटीए के पास जीएसटी में ऑप्शन क्या है। तो जीटीए के पास दोस्तों जीएसटी में दो ऑप्शन है, ओके। एक ऑप्शन है 5% और एक ऑप्शन है 12%, ठीक है। 5% वाले की पहले बात करते हैं, ओके। तो 5% वाले के केस में माय डियर फ्रेंड्स, ओके, अगर मैं जीटीए की बात करूं तो आज अगर वो सर्विस दे रहा है किसी, ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड पर्सन को, तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन पे फुल क्या है दोस्तों कॉन्फिडेंस रखता है और बोलता है अगर रिसिपेंट तेरा रजिस्टर्ड पर्सन है ना तो भैया वही क्या है आरसीएम के तहत टैक्स पे कर देगा अंडर 9(3), ठीक है, मुझे इसमें कोई संशय नहीं। बस इसके अंदर एक ही क्या है एक्सेप्शन है, कौन, कि बंदा जो सोली रजिस्टर ही हुआ है टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51। माने ये बंदे का काम ही क्या है, टीडीएस काटो पे करो, काटो पे करो, काटो पे करो, यस, क्योंकि सेक्शन 51 में वो फंस गया है माँ कसम, राइट। कौन है ऐसे रिसिपेंट्स जो सेक्शन 51 में फंस गए, तो पीएसयूज है, सीजीएसजी यूटी है, एलए है, राइट, गवर्नमेंट एजेंसीज है, वो सब फंस गई है यहाँ पे, जो सोलली सिर्फ रजिस्टर्ड है क्योंकि उनको क्या है टीडीएस डिडक्ट करना। तो गवर्नमेंट ने बोला देख यार उनका जीवन में एक ही तो काम है, टीडीएस काटो पे करो, काटो पे करो, काटो पे करो। आप आरसीएम का नया कंप्लायंस कहाँ दे रहे हो उनको, मत दो ना यार प्लीज, अरे मत दो यार, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला भैया अगर आप ऐसे एक रजिस्टर्ड पर्सन को क्या है सर्विस दे रहे हो जो सोली इसीलिए रजिस्टर्ड है बिकॉज उसको टीडीएस काटना है, तो फिर उस केस में याद रखना आपका ये सर्विस ही मैं क्या करवा दूंगा, एग्जेम्प्ट करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा, एग्जेम्प्ट करवा दूंगा, ओके, ये चीज याद रखना प्लीज, ठीक है।
दूसरा फिर बात आता है माय डियर फ्रेंड्स विथ रिस्पेक्ट टू कि वही जीटीए जब 5% ऑप्ट करता है और रिसिपेंट उसका होता है कौन, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, तो यहां पे मुद्दा ये है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर आपका ये स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में नाम आता है, जैसे अगर आप एक फैक्ट्री हो या एक सोसाइटी हो या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो या फिर आप एक पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, तो आप भले ही जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो बट आप अपने रिस्पेक्टिव लॉ में रजिस्टर्ड हो। फॉर एग्जांपल इन चारों के लिए तो कंडीशन है कि यू आर रजिस्टर्ड अंडर योर रिस्पेक्टिव लॉ, कि फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर देयर ओन एक्ट, सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट राइट 1857, बॉडी कॉर्पोरेट तो कंपनीज एक्ट राइट। तो अगर आप अपने रिस्पेक्टिव लॉ के तहत रजिस्टर्ड हो पर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो तो कोई बात नहीं, सबसे पहले सेक्शन 24 के तहत कंपलसरी रजिस्टर हो जाए और फिर 93 के तहत टैक्स पे कर दीजिए, सिंपल। ओके, तो भले ही आप अनरजिस्टर्ड हो पर आपको रजिस्ट्रेशन झक मार के करना पड़ेगा क्योंकि आप पे लायबिलिटी है टू पे टैक्सेस पर आरसीएम, समझा, झक मार के करना पड़ेगा माँ कसम। ओके, और अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इसमें क्या है, दो एंगल है कि भैया तू रजिस्टर्ड है अंडर पार्टनरशिप फर्म एक्ट या तू अनरजिस्टर्ड पर्सन है अंडर पार्टनरशिप फर्म एक्ट। ओके, डज नॉट मैटर। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो तो आप स्पेसिफाइड पर्सन हो तो आपको भैया आरसीएम लग जाएगा, खत्म। तो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या ये कंडीशन है कि आप अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप फर्म एक्ट, डजेंट मैटर। ओके, डजेंट मैटर, आरसीएम लग जाएगा। सेक्शन 24 के तहत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवा देना प्लीज, प्लीज, गॉट इट, यस। ओके, तो ये बात है दोस्तों। ओके, डन। और अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से पर कोई इंडिविजुअल निकले, अरे यार इंडिविजुअल अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्यों परेशान कर रहे हो आप। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने जीटीए सर्विस लिया है, क्यों, क्योंकि जब वो सीए एस्पिरेंट था तब वो विरार में रहता था, अब सीए बन गया तो वो चला गया सीधा अल्टा माउंट रोड पे मुकेश भाई के बाजू में, तो वो है तो अभी अनरजिस्टर्ड ही ना भाई। सीए बन गया है, भले सैलरी पर्सन है, सैलरी वाला कहाँ जीएसटी पे करता है, तो उसको क्यों परेशान करोगे, उसको आरसीएम दे दोगे ये एक छोटे ट्रांजैक्शन के लिए, अरे मत करो यार। तो इसीलिए आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और एक इंडिविजुअल हो या एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, या फिर आप कोई एचयूएफ हो, तो भैया गवर्नमेंट ने यहां पे बोल दिया ये भी ट्रांजैक्शन आपका क्या हो जाएगा, एग्जेप्ट। ओके, कोई जीएसटी नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ना एफसीएम ना आरसीएम, चुपचाप ये हो जाएगा एग्जेप्ट। क्योंकि गवर्नमेंट इन लोगों को कंप्लायंस देने के लिए सक्षम मानता ही नहीं है। गवर्नमेंट बोलेगा साला इसको आरसीएम देंगे, ये लोग घंटा कुछ करेंगे, माँ कसम। आई एम सो सॉरी यार, पर बोल दिया मैंने, ठीक है यार, ये लोग नहीं कर पाएंगे कंप्लायंस यार, छोड़ो ना भाई इनको, ट्रांजैक्शन को ही एग्जेम्प्ट कर दो, सो दैट क्या कोई लायबिलिटी अराइज ना हो उस पर, इसी, ठीक है। तो बेसिकली एग्जेम्पशन कब है, जब आप या तो 5% के तहत एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हो सोनली, ओके, गोइंग टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 51, या फिर आप एक अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो पर वो इंडिविजुअल है, सीटीपी है या अपना एचयूएफ है, तो फिर उनको बोल दिया कि भाई आप टेंशन मत लो, आपके केस में वो सर्विस हो जाएगा एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, क्या बेटा, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, ठीक है, डन है दोस्तों। तो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, जीटीए के केस में गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया है और वो नया रिसेंट अमेंडमेंट है कि भैया तू जीएसटी ले @5% और तेरे को अगर एफसीएम के तहत क्या है टैक्स पे करना है, यानी तू जीएसटी बाकायदा आगे लगाएगा, राइट। तेरा बिल में क्या होगा, ओके, फ्रेट चार्जेस,
1,00,000 प्लस GST एट द रेट 5%, 5,000। ठीक है, तो याद रखना, तू ये कर तो सकता है, डेफिनेटली ये कर तो सकता है, बट याद रखना तुझे ITC एक फूटी कौड़ी का नहीं मिलेगा। फिर वो इनपुट हो, इनपुट सर्विस हो या कैपिटल गुड्स, इट डजंट मैटर, तुझे ITC एक फूटी कौड़ी का नहीं मिलेगा। ओके, जस्ट मेक श्योर दैट दैट इज एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट एंड यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों एक और चीज़ क्या है मैं बताना चाहूँगा कि GTA के केस में एक और चीज़ है कि भैया उसने अगर GST एट द रेट 12% ले लिया, ओके, और यहाँ पे आ गया क्या FCM, यहाँ पे भी FCM वाला ऑप्शन कि भैया वो बाकायदा अपने बिल में क्या है फ्रेट चार्जेस चार्ज करेगा और साथ में लगाएगा GST एट द रेट 12%, 12,000। ठीक है, और इस केस में इनपुट्स है, इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स है, ये सबका आपको ITC मिलेगा। सर अभी ऐसा भेदभाव क्यों कि ये 5% वाले में ITC एक फुटी कौड़ी का नहीं और ये 12% में ITC मिलेगा ही मिलेगा? वेरी सिंपल रीजन, बिकॉज यहाँ पे बड़ा रेट है, बड़ा रेट है तो बड़ा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगा और इसीलिए वो ITC समा भी लेगा। समझा कि नहीं आपको कि देयर विल बी अ केस इन दिस केस जहाँ पे क्या है आउटपुट टैक्स माइनस ITC करेंगे तो नेट GST पेबल निकलेगा भाई, पर यहाँ पे नेट GST पेबल कहाँ से निकले? अरे लेने के देने हो जाएंगे गवर्नमेंट के, बिकॉज आउटपुट टैक्स विल ऑलवेज बी लेसर देन इनपुट टैक्स, बिकॉज आपका इनपुट टैक्स होगा 12% पे, 18% पे, 28% पे चार्ज, तो आपका भर भर के क्या आपके पास ITC आ जाएगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपका कभी मैच ही नहीं कर पाएगा उसको हमेशा, और ITC विल बी मोर देन आउटपुट टैक्स बिकॉज आउटपुट टैक्स इज सब्जेक्ट टू 5% ओनली। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई इतना छोटा रेट अगर तू ले रहा है तो कोई तेरे को मैं क्या है सहूलियत नहीं दूंगा, कोई ITC नहीं मिले। बट अगर क्या है 12% है तो बड़ा रेट है भाई, आराम से क्या है तू ITC ले, क्योंकि तेरा हमेशा नेट पेबल आएगा बिकॉज योर आउटपुट टैक्स विल ऑलवेज बी मोर देन इनपुट टैक्स बिकॉज योर आउटपुट टैक्स इज ऑफ अ हायर रेट 12%। यही लॉजिक है और कुछ नहीं। ठीक है, दैट्स इट, ये चीज़ याद रखना। और दूसरा एक और बात है कि अगर यही GTA मेरे दोस्त, ओके, कोई रजिस्टर्ड पर्सन जो क्या है TDS डिडक्टर वाला है अंडर सेक्शन 51 या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, यानी कि इंडिविजुअल, HUF या CTP, तो यहाँ पे भी दोस्तों वो सर्विस एग्जेम्प्टिव होगा जैसे ऊपर था। ठीक है, जैसे ऊपर था यहाँ पे भी क्या है वो एग्जेम्प्टिव होगा, 5% हो या 12%, डजंट मैटर। ओके, यस, तो ये चीज़ क्या है दोस्तों याद रखना प्लीज। ओके, डन है दोस्तों, डन है। ओके ओके, तो यहाँ पे आई होप दोस्तों आप समझ गए हो कि GTA के केस में कब एग्जेम्पशन लगेगा, कब 5% रेट लगेगा, कब 12% रेट लगेगा, कब RCM आएगा और कब FCM आएगा। अगेन क्वेश्चन ये आता है सर कौन सा GTA 5% लेगा, कौन सा GTA 12% लेगा? बेटा वही GTA 5% लेगा जो छोटा मोटा क्या है GTA है, जिसकी 1 या 2 ट्रक है, जिसका इनपुट इतना ज़्यादा नहीं है, वही क्या है अपना, वही बंदा क्या है कंप्लायंस अपने सिर से लेके सामने वाले को देना चाहता, राइट। बट दोस्तों जो क्या है बंदे के पास 100 ट्रक है, 200 500 1000 ट्रक है, तो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, उसका ट्रक का खर्चा, उसका सर्विसिंग का खर्चा, कितना सारा ITC अक्यूमुलेट हुआ होगा उसके पास, सोचो आप। तो धंधा भी तो करता होगा ना, तो फ्रेट भी तो चार्ज करता होगा, तो आउटपुट टैक्स भी तो लगाएगा। वो 12% ले बिकॉज उसको ITC चाहिए और बड़े लेवल पे चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों समझना, एंड बस इसीलिए मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों, राइट। एंड आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इशारा किस बात की तरफ। ठीक है, एक बार दोस्तों वापस क्या है डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, और मन में क्या है एक बार आप याद करो, आंख बंद करो अपनी, और मैं जो बोल रहा हूँ उसके पहले आंसर लाने की कोशिश करो। ओके, तो GTA है दोस्तों, तो GTA सर्विस में सबसे पहले GTA कौन से टाइप का GTA होगा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स याद रखना। ओके, वो बंदा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस दे रहा है वाया रोड, और दूसरा वो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। ठीक है,
यस। अच्छा, जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता और वो क्या है, सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, वो एग्जेम्प्ट होता है। मैं लिखवा दूंगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी एग्जेम्पशन में कवर्ड है, ठीक है। और एग्जेम्पशन में मैंने एग्जाम्पल दिया है, सो डोंट वरी, ठीक है। दूसरा पार्ट, रिसिपेंट कौन होना चाहिए, दैट पर्सन हु इज लायबल टू पे द फ्रेट। नेक्स्ट क्या है, फटाफट से, जीटी अगर 5% लेता है तो भैया रिसिपेंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है वो चेक करो। रजिस्टर्ड है, आरसीएम लग जाएगा। रजिस्टर्ड है पर बेटा टीडीएस डिडक्टर है, सोलली टीडीएस डिडक्टर है, सोलली, ठीक है, तो भैया वो हो जाएगा एग्जेप्ट। पर दोस्तों अगर अनरजिस्टर्ड है तो भैया सिंपल सी बात है, स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में आता है फैक्ट्री, पार्टनरशिप फर्म, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, ये चारों है। तो ये क्या अपने रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है तो लग जाएगा आरसीएम, स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में आ जाएंगे वो लोग। पार्टनरशिप फर्म डजेंट मैटर कि वो पार्टनरशिप फर्म एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं, तेल लगाने गया आरसीएम लग जाएगा। पर बेटा वो अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल, एचयूएफ या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, जीटीए क्या 5% एफसीएम के तहत ऑप्शन ले सकता है, यस, पर उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, जीटीए अगर 12% ले रहा है तो भैया एफसीएम लग जाएगा, सप्लायर विल पे द टैक्स, ओके, और उसको आईटीसी भी सब चीज़ का मिल जाएगा क्योंकि बड़ा रेट है, ओके। पर याद रखना वही चीज़ जो ऊपर एग्जेम्पशन है, यहाँ पे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा उनको, टीडीएस वाला केस हो या फिर अपना अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल वाला केस हो, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट ही बोला जाएगा, ठीक है। डन है दोस्तों, डन है। आई होप दोस्तों आपको ये याद करने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। इसका एक बहुत अमेजिंग Q&A भी है, वो भी हम लोग करेंगे Q&A सेक्शन में, ठीक है। डन। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है वो है सिक्योरिटी सर्विस, और इसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा रेंटिंग पे, ठीक है। तो जीटीए, सिक्योरिटी और रेंटिंग में स्पेसिफिकली चाहूंगा कि आप ये लेक्चर के बाद अपने मन से एक बार पढ़ लो और खुद एक बार लिख लेना अपने हाथ से, क्योंकि लिख लोगे ना, ओके, और प्रॉपर पोजीशंस लिखना कि रिसिपेंट ये है, जीएसटी ये है, तो आरसीएम, एफसीएम, तो खड़ा खड़ा आंसर आ जाए, क्योंकि लॉजिक सब मैंने आपको बता दी है, ठीक है। डन। ओके फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विस की, तो याद रखना ये सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विस है, यानी जो बॉडीगार्ड वगैरह सप्लाई करता है उसकी बात हो रही है, ना कि सीसीटीवी वीसीटीवी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी बात है, सप्लायर अगर आपका क्या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यानी अदर देन कंपनी, और रिसिपेंट अगर आपका कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि सप्लायर कोई भी हो सकता है, ओके, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसिपेंट अगर आपका निकला रजिस्टर्ड पर्सन, तो सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड पर्सन जैसे कमेंट है क्या, आई बिलीव इन जस्सी भाई, आई बिलीव इन रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसा गवर्नमेंट बोलता है भाई, ओके, और आरसीएम के तहत उसको बोल देंगे कि तू वही टैक्स पे कर, ठीक है, सिंपल सी बात है। बिकॉज सप्लायर फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल हुआ, पार्टनरशिप फॉर्म हुआ, गवर्नमेंट बोलता है भाई देख आरसीएम करवा दे, ठीक है, रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, पे कर दे। पर वो पता चला कि भैया रिसिपेंट कौन है, पर्सन solely deducting TDS under section 51, राइट, या फिर एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, ये दोनों भी रजिस्टर्ड पर्सन है भैया, ठीक है। पर इन दोनों के केस में गवर्नमेंट ने बोला क्या कि नहीं, इन दोनों के केस में भैया हम लोग आरसीएम ट्रिगर नहीं करवाएंगे। क्यों? टीडीएस वाले के केस में आपको पता है कि ऑलरेडी वो बंदा परेशान है, उसका तो जीवन में एक ही काम है, टीडीएस काटो पे करो, काटो पे करो, कहाँ उसको आरसीएम देंगे, जीटीए में भी नहीं दिया था, यहाँ पे भी नहीं देंगे। दूसरा, कॉम्पो टैक्स पेयर के केस में देख यार, कॉम्पो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम लेता ही है इस पर्सपेक्टिव से कि भाई मेरे को जीवन में कम कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, इसीलिए करता है। अब उसको आप एक कंप्लायंस और बढ़ा दोगे आरसीएम का तो कैसे चलेगा, मत करो यार, मत करो आप। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी क्या है बोल दिया है कि बॉस ठीक है, यहाँ पे भी आरसीएम ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ये आर्ग्यू करते हैं सर तो फिर जीटीए में भी क्या है उनको एक्सक्लूड करना चाहिए था। यस, करना चाहिए था, मैं अग्री करता हूँ, पर नहीं किया। तो इसको याद रखना पड़ेगा कैसे, तो आपको यही याद रखना है कि सिक्योरिटी तभी दी जाती है जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे टीडीएस डिडक्टर एंड कॉम्पो टैक्स पेयर, इस तरह से याद रखो।
और जीटी के केस में सिर्फ टीडीएस वाला, ठीक है ये केस। और याद रखना वहाँ पे टीडीएस वाला एग्जेम्प्ट है, और यहाँ पे आप जब टीडीएस वाले को सर्विस देते हो तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, ओके आरसीएम नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली क्या लग जाएगा, एफसीएम लग जाएगा, तो सप्लायर विल पे द टैक्स, ओके। याद रखना सिर्फ जीटीए के केस में सब एग्जेम्पशन आएगा, दूसरे जो भी केस है आरसीएम में उसमें सब में अगर आरसीएम नहीं होता है तो एफसीएम, आरसीएम नहीं होता है तो एफसीएम, दैट्स इट। ये जीटीए ने बस बिगाड़ के रखा है कि भैया एग्जेम्पशन आया बीच में, अदरवाइज अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो एफसीएम, ठीक है डन। ओके ये चीज़ हो गई कि ये केस में आरसीएम नहीं होगा बस, ओके डन। अच्छा मेरा एक और डाउट है, अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन ही निकला तो क्या आरसीएम आएगा? अरे सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे हम लोग जो रजिस्टर्ड है साला टीडीएस और कौन है ये कॉम्पोर्ट एक्सपायर, उनको कतरा रहे देने से आरसीएम, अनरजिस्टर्ड को तो सवाल ही नहीं है भाई, उसको थोड़ी स्पेशली एक ट्रांजैक्शन के लिए रजिस्टर करवाने को बोलेंगे, ना नको बाबा नको, ठीक है। ये भी एक केस है कि यहाँ पे भी आरसीएम नहीं आएगा, ठीक है डन। अच्छा पर सर अगर सप्लायर ही आपका निकला क्या बॉडी कॉर्पोरेट, तो भी क्या है बेटा, तेल लगाने का रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन हो ना हो मैं देखूंगा ही नहीं, पर अगर है भी रजिस्टर्ड पर्सन तो भी क्या है आरसीएम नहीं आएगा, सीधा एफसीएम में ही केस चला जाएगा। उसका भी रीज़न है, क्या रीज़न है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लासिक रीज़न है टाइगर सिक्योरिटीज, तो ये एक्चुअली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यस आई एम नॉट किडिंग, ये एक्चुअली एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, 50 करोड़ का टर्नओवर है। यस शेरा जो है ना बॉडीगार्ड है सलमान खान का, तो सलमान खान खुद का उसमें स्टेक है वहाँ का सब, ठीक है, और वो बाकायदा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और बड़ी कंपनी, अभी बड़ी कंपनी है तो गवर्नमेंट को पता है कि सप्लायर अगर क्या है डिसाइड करता है कि वो कंपनी बनेगा तो भैया उसमें एफसीएम इसीलिए देना होता है कि वो आउटपुट टैक्स चार्ज कर पाए और चुपचाप क्या है आईटीसी ले पाए, दैट्स इट। तो अगर आपका सिक्योरिटी सर्विस में सप्लायर ही कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है मेरे भाई, तो भैया सिंपल सी बात है उसे आईटीसी मिल जाएगा और मिल जाएगा, ठीक है दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट। तो ये चीज़ क्या है दोस्तों, आप प्लीज़ याद रखना, अब बेटा याद रखना, ओके बस इतना बोलने वाला था मैं, तो वो बोल दिया है मैंने, ठीक है परफेक्ट। ओके तो आज फटाफट से मुझे क्या इसके धड़ाधड़ क्या है आंसर दे दो चलो, ठीक है। मिस्टर शेरा है, तो मिस्टर शेरा यानी कि इंडिविजुअल है, वो बीइंग ह्यूमन लिमिटेड को क्या है सर्विस दे रहे हैं, जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर सीजीएसटी एक्ट, क्लियरली आरसीएम लग जाएगा, रिसिपेंट विल पे द टैक्स। शेरा एंड एसोसिएट्स पार्टनरशिप फॉर्म है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अगेन रिसिपेंट को सर्विस दे रहे हो जो रजिस्टर्ड है पर कॉम्पो टैक्स पेयर, आरसीएम नहीं ट्रिगर करवाएंगे, कॉम्पो को टेंशन नहीं देंगे, सप्लायर विल ओनली पे द टैक्स। मिस्टर शेरा बीएमसी वाले को दे रहे हैं जो बेसिकली टीडीएस डिडक्टर है, जो रजिस्टर ही सोली टीडीएस डिडक्ट करने के लिए हुआ, यहाँ पे भी नको बाबा नको, सप्लायर विल ओनली पे द टैक्स एज पर एफसीएम। शेरा लिमिटेड है दोस्तों, बात खत्म, आगे देखूंगा ही नहीं, ये ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो इसको ही बोलेंगे टू पे द टैक्स। एंड लास्ट में विकी सर्विस दे रहा है रणबीर एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो यहाँ पे भी विकी विल ओनली पे टैक्स बिकॉज रिसिपेंट कौन है अनरजिस्टर्ड, ठीक है डन। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि कैसे लिखेंगे, ओके फॉर एग्जाम्पल पहला केस है, तो पहले केस में आप क्या लिखोगे, इन दिस केस since the supplier is other than body corporate and recipient is a registered person, RCM will apply and being human limited will pay the tax. Second case, in this case though the supplier is other than body corporate but recipient is a registered person under composition scheme, hence RCM will not apply and supplier Shera and associates will pay the tax. Third, okay Mr. Shera, okay though he is other than body corporate but recipient in this case is a person solely deducting TDS, that is BMC, hence RCM shall not apply and Mr. Shera will pay the tax, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आपको इनकॉर्पोरेट करना है। चौथा शेरा लिमिटेड, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि इन दिस केस सिंस द सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी पर्सनल सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, clearly RCM will not apply since the person is a body corporate and hence it is the supplier who will pay the tax.
ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्विकली ले लेते हैं। ओके कौन सा लेंगे कौन सा लेंगे कौन सा लेंगे, चलो ओके रेंटिंग वाला ही ले लेते फटाफट से, ठीक है। उसके बाद क्या है ये छूट मूट ले लेंगे फिर। ओके फ्रेंड्स, नाउ we can clearly speak about renting of motor vehicle for transportation of passenger service. Okay, in this case, okay, it's extremely important to understand that just like GTA, here also we have one 5% and one 12%, right? So first we will talk about okay very simple things कि ये renting of motor vehicle service है meant for transportation of passenger service, right? So the motor vehicle, understand my dear friends, is meant for transportation of passenger service. Now that is extremely important for you to understand guys. Okay, not for transportation of goods but transportation of passengers. ठीक है, डन है दोस्तों। तो I hope this is very clear first. Now we come to point number 2 where GST is payable okay at the rate 5% or at the rate 12%. Okay, so when it comes to my dear friends GST at the rate 5%, it's extremely important to understand that the supplier has to be any person other than body corporate. The recipient, my dear friends, has to be a body corporate. ठीक है, and while you are giving this renting of motor vehicle service, the consideration that you are charging should include the cost of fuel. Okay, that is also equally very important. So if you satisfy okay all of these conditions, where supplier is other than body corporate, recipient is a body corporate, GST is payable at the rate 5%, you are providing renting of motor vehicle service meant for transportation of passengers, and clearly the consideration includes cost of fuel, then in that scenario my dear friends, okay, RCM will apply and recipient will pay the tax. Okay, one very important thing that I wanted to specifically point out, and that is that students often make this mistake. What is the mistake? The mistake is of basically misunderstanding body corporate with registered person. Okay, तो यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है ना, तो बॉडी कॉर्पोरेट ही समझो आप, इसको रजिस्टर्ड पर्सन मत समझना प्लीज, ठीक है। और जहाँ रजिस्टर्ड पर्सन लिखा है जैसे सिक्योरिटी सर्विस में रिसीवेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको रजिस्टर्ड पर्सन ही समझो, बॉडी कॉर्पोरेट मत समझो। सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट ही रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है भाई, रजिस्टर्ड पर्सन है तो पर्सन इज इनकम टैक्स वाला पर्सन, तो दैट रजिस्टर्ड पर्सन कैन बी इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, गवर्नमेंट, एनी पर्सन who is registered under GST law is a registered person, and body corporate is basically company. So please take this note very clearly. Okay, a lot of them just interchangeably use this, a big wake up call to all of these people. ठीक है, डन। अच्छा, इसमें से कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन दैट विल लीड टू माय डियर फ्रेंड्स GST at the rate okay 5%, but it will be payable as per FCM, right? So you will now okay literally charge output tax. Initially it was RCM, so you don't have to charge anything, but you will have to charge output tax here, GST at the rate 5%. And when it comes to ITC, there will be no ITC allowed. इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स, किसी का ITC अलाउड नहीं। बस एक चीज़ याद रखना क्या, कि अगर किसी का ITC अलाउड है तो वो किसका है, ओके रेंटिंग सर्विस का अलाउड है। तो अगर आप रेंटिंग सर्विस देने के लिए रेंटिंग सर्विस ले रहे हो, अगर आप रेंटिंग सर्विस देने के लिए रेंटिंग सर्विस ले रहे हो तो डेफिनेटली क्या है, आपको ITC मिल जाएगा, और सिर्फ उसी का ITC मिलेगा, सिर्फ एक ही इसी का ITC आपको मिलेगा। ओके, और कोई ITC नहीं मिलने वाला आपको। जैसे GTA में था तो 5% आउटपुट टैक्स अगर वो चार्ज करता है तो वहाँ पे तो किसी चीज़ का ITC नहीं मिलता, यहाँ पे तो एटलीस्ट एक का मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, GST का रेट बहुत छोटा है, ITC दिलवा दिया तो लेने के देने हो जाएगा गवर्नमेंट के। ठीक है, और अगर 12% है तो आपको पता है FCM है, बड़ा रेट है, GST चार्ज कर सकता हूँ और वो भी 12% पे कर सकता हूँ, और ITC भी यहाँ पे बिंदास तीनों का मिलेगा, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स का। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा, मुझे फ्रैंकली इंटरेस्टिंग लगा नहीं, वो बात अलग है। ओके, मुझे किसी ने पूछा कि सर फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से
कोई भी केस हो, जीटीए का केस हो, रेंटिंग वाले का केस हो, राइट। तो अगर सप्लायर है और सर उसका ओके जो आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है, उसमें आरसीएम ट्रिगर हो जाता, यानी कि यहाँ पे ऑब्वियसली कौन पे करेगा, रिसीपन टैक्स पे करेगा, राइट, करेक्ट। सर तो सप्लायर को सर आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन अभी आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए बताओ, पहले मन में बताओ, फिर क्या है आगे वीडियो को बढ़ाओ। ओके पहले मन में बताओ यार, आप पहले मन में बताओ मार्कस, मैं जानना चाहता हूँ। नॉनसेंस, इसको अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं लोग। अरे क्या अच्छा क्वेश्चन है ये, है? अबे यहाँ पे गाउटी सप्लायर क्या आउटपुट टैक्स चार्ज कर सकता है क्या? नहीं ना, खत्म। तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। कितनी बार बोला है कि अपना जेब कटा है तो वो तभी भर सकता है जब किसी और का जेब काटोगे। किसी और का जेब काटने की हैसियत नहीं है बेटा, ऑक्स नहीं है तेरी। तो आईटीसी भी मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, 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 समझा? यस, ये केस। तो भूल से भी क्या है, ये डाउट आना नहीं चाहिए। अगर तू आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है जहां पे आपके आउटवर्ड सप्लाई पे सामने वाला टैक्स दे रहा है, आप तो चार्ज करोगे, तो कहां से आएगा आपका आउटपुट टैक्स? आएगा नहीं। तो आउटपुट टैक्स आपका क्या होगा यहाँ पे, नील। तो फिर आईटीसी मैं लूंगा कैसे भाई? होता क्या है कि मेरे जेब से 100 रुपया गया, मैंने क्या है आगे वाले की जेब से 200 रुपया निकाला, तो 200 में से 100 अपने पास रखूंगा, 100 गवर्नमेंट को दूंगा, ऐसे होगा ना। पर अगर ये 200 को ही अगर मैंने नहीं चार्ज किया तो फिर मेरा जेब तो कटा का कटा रहेगा। आज क्यों बोलते हैं कि कंज्यूमर टैक्स के बोझ तले मर, क्यों? क्योंकि वो आगे चार्ज नहीं कर रहा है। अगर वो कंज्यूमर ने डिसाइड कर दिया कि नहीं आज से मैं ट्रेडर, तो भैया वो कंज्यूमर नहीं रहेगा, वो चेन का पार्ट बन जाएगा, उसके आगे वाला कंज्यूमर हो जाए, समझा? द ओनली रीजन कंज्यूमर ओके ends up paying the tax of the entire chain is because the entire chain beautifully starts financing their taxes from the other person. मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, होलसेलर अपना और मैन्युफैक्चरर का रिटेलर, रिटेलर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर तीनों का फ्रॉम कस्टमर या कंज्यूमर। गॉट इट? ये केस है भाई, समझो आप। ओके बस इतनी ही बात बोलनी थी तो बोल दी हमने, ठीक है। चलो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके 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 चले शुरुआत करते हैं एक छोटे से सम की, जिसमें क्या है आपको एक अच्छा सा क्या कॉन्सेप्ट बताना है मुझे और आगे बढ़ जाना है। बात कर रहे हैं दोस्तों मिस्टर आरवी की। मिस्टर आरवी रन्स अ रेंटल बिजनेस एंड हैज सप्लाइड रेंटल सर्विस अमाउंटिंग टू 10 लाख रुपीज विद द कंसिडरेशन इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यू। मिस्टर आरवी बेसिकली प्रोक्योर्ड द फॉलोइंग आइटम्स। स्पेयर पार्ट्स 1 लाख है, कैपिटल गुड्स 3 लाख है, कार रिपेयरिंग सर्विस 1 लाख है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस 2 लाख है और पेट्रोल 50,000 है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी 10% एक्सक्लूसिव बेसिस पे है। सब एक्सक्लूसिव बेसिस पे है, ठीक है डन। तो चलो फटाफट से क्या शुरू करते हैं, ठीक है चलो। हाँ ओके, सप्लायर अगर मिस्टर आरवी है, रिसिपेंट वाईआरएफ है, जीएसटी 5%, ओके, और कंसिडरेशन इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ठीक है, जहाँ पे भी वो एप्लीकेबल है। ओके तो क्या सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है? यस। रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है? यस। क्या कंसिडरेशन इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल? यस। और क्या आपने 5% मारा है यहाँ पे? यस। आरसीएम लग जाएगा, वाईआरएफ लिमिटेड विल पे द टैक्स। एंड सिंस रेंट यहाँ पे कितना है, 10 लाख है, 10 लाख का 5% होता है 50,000। ओके, वाईआरएफ लिमिटेड विल पे टैक्स 50,000 एज पर आरसी, ठीक है डन। चलो आगे बढ़ो। ओके नेक्स्ट इज आरबी इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू केएस, 5% है। अब यहाँ पे सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है? यस। रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, राइट। तो क्लियरली आरसीएम नहीं लगेगा, एफसीएम लग जाएगा, ठीक है। और एफसीएम लगेगा तो यहाँ पे जीएसटी कितना चार्ज होगा? 5% के हिसाब से। पर क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं। किसका नहीं मिलेगा? इसका, 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 इसका तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि एक्साइज है, बस इसका मिल जाएगा, राइट। दैट इज हाउ मच? 24,000, राइट। तो आज आपका आउटपुट टैक्स हो जाएगा 50,000,
राइट, और आईटीसी आपका है कितना 24,000, यानी 26,000 के हिसाब से आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ओके, मिस्टर आरवी है, वो सोनी लिमिटेड को सर्विस दे रहे हैं, 12% जीएसटी का रेट है, 12% जीएसटी का रेट यानी एफसीएम आ जाएगा। ओके, और मिस्टर आरवी बेसिकली लगा तो देगा क्या 12% जीएसटी, पर उसको इस बार हर चीज़ का मिलेगा क्या आईटीसी, हर चीज़ का मिलेगा उसको आईटीसी जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, ऑब्वियसली एक्साइज के अलावा। ठीक है, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे कंप्यूट किया एंड 24,000 आ गए। ठीक है आंसर, दैट्स इट। तो ये चीज़ इस तरह से क्या है एग्ज़ाम में आ सकती है, तो प्लीज़ ध्यान रखना। पहले हम लोगों ने फिगर आउट किया कि चार्ज किसका है, और फिर हम लोगों ने फिगर आउट किया कि भैया पेमेंट कैसे होगा, तो ये एक होलिस्टिक सम बन जाता है। आई होप आप समझ गए हो कि इशारा किस बात की तरफ है। ठीक है, डन। ओके, अभी है ना, मैं छोटे मोटे क्या है एस्पेक्ट्स कर लेता हूँ। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड करस्पॉन्डेंट एंड डायरेक्टर का सर्विस। लेट मी कवर दीज 3 फर्स्ट। ओके, तो आज दोस्तों याद रखना, ओके, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में एक नया एक एलिमेंट आया है, राइट, एक नया अमेंडमेंट आया है जो पहले नहीं था। पहले क्या था, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल यूज, इतना ही था, बस ये अगर सर्विस है तो एग्जेम्प्ट हो जाता था, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो पहले रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होना भी ज़रूरी है और रेसिडेंशियल यूज होना भी ज़रूरी, बट ओके, अब ये यूज वाला कंडीशन नहीं है, अब सिर्फ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वाला कंडीशन है। तो ये काट दो, मैं चाहता हूं कि आप काट। ठीक है, यस, ओके। अब यूज कुछ भी हो सकता है, रेसिडेंशियल यूज भी हो सकता है, कमर्शियल यूज भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, अपने कन्वीनियंस के लिए मैं तो एनी यूज लिखता हूँ। ठीक है, तो मुझे कम चीज़ें याद रखनी पड़े। तो अगर आप रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कर रहे हैं तो यूज कैन बी एनीथिंग, बट एंश्योर के रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम लग जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, अच्छा, पर रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है जो बेसिकली एक रजिस्टर्ड इंडिविजुअल है और वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। तो ये दूसरा केस। तीसरा केस, रिसिपेंट है ही कौन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो वो हो जाएगा क्या, अगेन एग्जेम्प्ट। ठीक है, एंड चौथा, अगर तेरा प्रीमाइसिस ही रेजिडेंशियल नहीं है, कमर्शियल है, तो भैया वो हो जाएगा टैक्सेबल और वहां पे भी टैक्स लगेगा एज पर एफसीएम। ओके, गवर्नमेंट वहां पे लैंडलॉर्ड पे क्या है जिम्मेवारी देता है। ओके, दैट्स इट। ये 4 केस है दोस्तों, 1 2 3 4, इसके अलावा और कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा, एक चीज के बारे में तो मैं बताना चाहूंगा, लॉजिक उसका इसका लॉजिक ये है आरसीएम वाले का, सबसे पहला कि कई लोग, इनफैक्ट कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओनली, यू नो, दे हैव दिस बैड हैबिट कि वो लोग क्या है हमेशा अपना ऑफिस रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में खोलते और अंदर कमर्शियल काम करते। तो गवर्नमेंट ने इस पर्सपेक्टिव से क्या है, पहले तो आरसीएम ठोक दिया है कि इतना बड़ा धंधा चला रहा है तू ही पे कर भाई, लैंडलॉर्ड से तो मैं लेने से रहा। ठीक है, और दूसरा क्या है, बहुत सारे क्या है कंपनीज है, उनके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रहते हैं पर वो जो भाड़ा है वो कंपनी पे करता है, स्पेशली इन केस ऑफ यू नो माइग्रेशन, के बंदा दिल्ली का और वो मुंबई रुका रहे उसको, तो वो लोग बोलेंगे तू भाई अपना यहाँ पे कॉटेज वॉटेज है, अपना प्रेमाइसिस है, तो वहाँ पे रहे और दूसरा भाड़ा वाड़ा हम लोग देख लेंगे। तो वहाँ पे भी क्या है आरसीएम करवा देते हैं वो लोग कई बार। ठीक है, ये केस है। दूसरा तो वह क्या कंपनी है, तो कंपनी के केस में क्या है कंप्लायंस हो जाता है, अकॉर्डिंगली वो लोग आरसीएम पे कर देते। पर इंडिविजुअल के केस में दोस्तों आप परेशान नहीं कर सकते। अब समझो कोई प्रोफेशनल है, जैसे कि कोई एमबीए प्रोफेशनल है, कोई एक्चुअरी है, कोई आईटी इंजीनियर है, राइट, या कोई आर्किटेक्ट है, तो दे आर मेकिंग गुड मनी, दे आर रजिस्टर्ड पर्सन, राइट। बट यार उसको हर महीने अगर क्या है पता चला आरसीएम के तहत टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसका उसको आईटीसी भी नहीं मिलेगा बिकॉज वो पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो पागल हो जाएगा यार। इससे क्या हो जाएगा, उसका भाड़ा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि 50,000 भाड़ा वो देगा अपने लैंडलॉर्ड को और दूसरा आरसीएम पे लगा दिया माँ कसम इन्होंने, लेट से ओके 18%, तो 9,000 गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो उसका एक्चुअली 59,000 भाड़ा हो जाए, जिसका उसको आईटीसी तो मिलेगा नहीं बिकॉज वो 17.5 में ब्लॉक हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये एक पीड़ा नहीं देनी थी इसको, इंडिविजुअल को,
क्योंकि ऑलरेडी रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने हाई, लोग भाड़े पे रह रहे, अभी भाड़ा भी माँ कसम अगर क्या है आप कर दोगे महंगा तो कैसे चले, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो परेशान करता ही नहीं, आपको पता है, तो उसको एग्जेम्प्ट ही रखा है। और दूसरा, कमर्शियल प्रीमाइसेस में गवर्नमेंट को पता ही है कि भैया जनरली क्या है, ये बिल्डर लोग ही क्या है भाड़े पे देते ही, राइट। और जनरली जो कमर्शियल प्रीमाइसेस वैसे ही क्या है महंगा आता है, उसका पर स्क्वायर फीट का रेट ही बहुत ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो सप्लायर है वही क्या है काफ़ी सक्षम होगा, तो उसी को क्या है अपन देते हैं, और उसने खर्चा भी किया होगा प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो उसका काफ़ी इनपुट भी होता होगा, तो एफसीएम ही करवाओ आप, ख़त्म, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना याद रखना आप। ओके, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, बात कर रहा हूँ मैं बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट की। तो बेसिकली क्या है, ये दोनों ही है ना एक्चुअली बैंक्स को बहुत हेल्प करते हैं, राइट। कैसे हेल्प करते हैं, सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं गाँव गाँव जाके, राइट, छोटे मोटे लोन पास करवाते हैं, ये सब काम बहुत होता है उनका, राइट। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये एक्चुअली जूनियर है और ये सीनियर है। सर ये कैसे बता दिया आपने, वेरी सिंपल। इसको अगर गांव में क्या है कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप मिल गया, कोई क्या है विमेन है, और या कोई बंदा है एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, और वहाँ पे दिख गया कि नहीं यार इसका धंधा अच्छा चल रहा है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, इसको और अभी क्या है एक्सपेंशन के लिए लोन लेना है, तो ये उसका क्रेडिट रिपोर्ट बनाएगा और बैंक को देगा, बैंक को सही लगा तो माइक्रो फाइनेंसिंग कर देगा, ठीक है। बट बिजनेस करस्पॉन्डेंट के केस में माय डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, उसके पास लिटरली हक है कि वो छोटा छोटा माइक्रो फाइनेंसिंग कर सकता है और लोन सैंक्शन करवा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, राइट। ये हिसाब से ये जूनियर है और ये सीनियर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जूनियर सीनियर क्यों है वो मैंने बताया। अब जूनियर सीनियर में माय डियर फ्रेंड्स इसका फ्रेंकली कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, इसीलिए इस तरह से ही इसको याद रखो कि यहाँ पे होता क्या है कि बैंक आउटसोर्स करता है बिजनेस फैसिलिटेटर को कम, और बिजनेस फैसिलिटेटर अपने बहुत सारे एजेंट्स को आगे जाके काम देता है, ठीक है। एंड सेम गोज विद बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। तो आप ऐसा समझो कि बैंक ने क्या है गाँव दे दिया बिजनेस फैसिलिटेटर को, अभी वो गाँव में भी क्या है, ओके वो गाँव भी बहुत बड़ा है, तो उसको क्या है कवर करने के लिए उसको 5 एजेंट रखने पड़ेंगे जो घर जाएंगे, घर घर जाएंगे और अकॉर्डिंगली उसका काम करेंगे, ठीक है। तो एजेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू बीएफ या बीसी, एंड बीएफ एंड बीसी आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू बैंक, एज सिंपल एज दैट। अब याद रखो बीएफ और बीसी में सीन ये है कि बीएफ जो है जूनियर है, बीसी जो है वो सीनियर है। अब यहाँ पे स्यापा ये होता है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, जो बहुत समझना ज़रूरी है कि जूनियर कभी भी जीवन में कोई काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं। आप अपने आप को ही देख लो बेटा, जब पहली साल आर्टिकलशिप में थे आप, ओके, तो सिंपल सी बात है आपने क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, नॉन सेंस, राइट। अपने जूनियर अपने सीनियर से तो काम करवाते थे, अरे नहीं आता है कर दो ना भाई, कर दो ना, तो वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। और जो सीनियर है, ओके, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, एट द एंड ऑफ द डे ही इज आंसरेबल टू एवरीवन, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, बिकॉज उसको क्या है जूनियर आर्टिकल पे कोई साला भरोसा नहीं है, अपने जूनियर पे बेसिकली क्या है कोई भरोसा नहीं, आर्टिकल क्या, ठीक है। तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस इतना याद रखोगे बात खत्म, ठीक है। इतना याद रख लिया ना बात खत्म। तो अब सिनेरियो क्या है, एजेंट टू बीएफ, तो क्लियरली दोस्तों बीएफ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, तो एजेंट को टैक्सेबल करवा दो एज पर एफसीएम, और बीएफ टू बैंक जो सर्विस है, तो अगेन क्या है बीएफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, तो बैंक को अब जिम्मेवारी दे दो टू पे द टैक्स एज पर आरसीएम, ठीक है। तो ये होगा एज पर एफसीएम, ये होगा एज पर आरसीएम। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो बीसी जो है सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, तो एजेंट टू बीसी, बीसी विल पे द टैक्स, बीसी टू बैंक, बीसी विल पे द टैक्स, ईयर एज पर आरसीएम एंड ईयर एज पर एफसीएम, ठीक है। बस इतना क्या है चीज़ याद रखना, तो मक्खन की तरह आंसर है, ओके। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि मैं इसके साथ साथ इसका एग्जाम्शन भी पढ़ा देता हूँ, सो दैट यही सब कहानी ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये जो भी है ना पोजीशंस हम लोगों ने लिए कि ये टैक्स पे करेगा, वो टैक्स पे करेगा, वट एवर द केस में भी, वो तभी होगा माय डियर फ्रेंड्स जब जो बैंक है वो क्या है अर्बन एरिया में है, ठीक है। अगर अर्बन एरिया में है तो एग्जैक्टली हम लोगों ने ऊपर जो पोजीशंस डिस्कस किए वैसा होगा। अगर तेरा बैंक ही माँ कसम क्या है रूरल एरिया में है, तो भैया ये पूरा जो चेन है ना,
एजेंट टू बीसीबीएफ, बीसीबीएफ टू बैंक, ये पूरा चेन क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये प्लीज याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसमें फंस भी जाते हैं लोग। ओके परफेक्ट, तो मैंने क्या किया, एक ही साथ करवा दिया सो दैट कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है डन। तो ये सब एप्लीकेबल कब है, ऊपर वाला पोजीशन, जब तेरा बैंक कौन सा बैंक हो, ओके तेरा बैंक होगा अर्बन एरिया। ओके यस परफेक्ट। ओके और अगर क्या है दोस्तों, हाँ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी के रिलेशन में भी बीसीबीएफ होते हैं और साथ में आगे उसके और एजेंट होते हैं। तो बीसीबीएफ अगर इंश्योरेंस कंपनी को दे तो वो एग्जेम्प्ट है, और एजेंट अगर बीसीबीएफ को दे तो ये टैक्सेबल है। ये बस याद रखना, मुझे नहीं लगता इतना रेलेवेंट है ये, बट स्टिल जस्ट कीप दिस इन माइंड। ओके दैट्स इट। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू यस आरबीआई। यस आरबीआई ले लेते हैं और उसके बाद डायरेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो आज याद रखना आरबीआई कंसल्ट करता है ओवरसीइंग कमेटी। ओके क्यों कंसल्ट करता है ओवरसीइंग कमेटी को, वेरी सिंपल, स्पेशली जब क्या है, ओके जैसे अपना किंगफिशर वाला केस हो गया, राइट, अपना नीरव मोदी वाला केस हो गया जहाँ पे 50,000 करोड़ 80,000 करोड़ लेके भाग गया कोई। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि भाई फिर फाइनली क्या होता है, आरबीआई को डायरेक्टिव देना पड़ता है बैंक को कि क्या करना है, अभी इसको एनपीए घोषित करना है या इसका क्या है, इसको एक्सटेंशन पीरियड देना है कि 5 साल नहीं तो 10 साल में चुका, किस्तों में चुका, इंटरेस्ट रेट कम करना है या पार्ट वेव ऑफ करना है। तो वो डायरेक्टिव आरबीआई को देना पड़ता है बैंक के इस कंसोर्शियम को, राइट, क्योंकि 80,000 करोड़ एसबीआई ने नहीं दिया, उन्होंने क्या 5-10 बैंक ने एक साथ बना के दिया है, तो सबका पैसा डूबा है। ठीक है, तो आरबीआई कंसल्ट करती है ओवरसीइंग कमेटी को कि भैया आप रिसर्च करके बताओ क्या बेस्ट ऑप्शन हो। तो यहाँ पे क्या है, कमेटी में 4-5 इंडिविजुअल्स ही होते हैं। ठीक है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये मैटर में। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली ये कंसल्ट करते हैं आरबीआई को, और आरबीआई उनको फीस दे देता है, कंसल्टेशन फीस। तो ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल्स है, ये कहाँ कोई टैक्स पे करेंगे बेटा। ओके इनकी उम्र हो गई बेटा, इनको काम मत दो, इंडिविजुअल को काम मत दो यार, ये हमेशा ये बॉटम लाइन रहेगा आरसीएम, इंडिविजुअल को परेशान मत करो आप, नॉनसेंस। ठीक, आरबीआई ओनली विल पे द टैक्स एज पर आरसीएम। ठीक है डन। नेक्स्ट बात करना चाहता हूं मैं स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स के केस में याद रखना 2-3 बातें हैं, फटाफट से मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके आपको याद भी आएगी थोड़ी डायरेक्टर्स के रिलेशन में, बात सुनना बराबर से। ओके तो डायरेक्टर्स के केस में माय डियर फ्रेंड्स, ओके एक होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एक होते हैं आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी एमडी डब्ल्यूटीडी हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गए। ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप शेयर करते हैं, दे आर द कैप्टन ऑफ द शिप एंड दे विड्रॉ सैलरी, and which is why their TDS is also deducted under section 192। ठीक, तो जब ऐसा सिनेरियो होता है, they are covered under employee relationship। okay clearly it is not a supply as they are covered under schedule 3 item। ठीक है done। यहाँ पे they don't have an employer employee relationship, what they get is actually a sitting fees। ओके और इनका TDS मेजरली इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194J। ओके ऑफ ऑल द थिंग्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा कि इसका TDS किस में कटता है। इसका TDS जिसमें कटता है उसका क्लासिफिकेशन भी उस हिसाब से ही होगा, तो उसको प्रोफेशनल फीस ही मिलता है, आप समझो। ठीक है, तो इट इज अ सप्लाई एंड इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस रादर। ठीक है, और इस पर GST लगेगा बस। ठीक है, अब इस पे तो क्या कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, तो इसको छोड़ो, इस पे आते हैं अभी कि ये जो डायरेक्टर सर्विस दे रहा है कंपनी को, अगेन ये डायरेक्टर किस कैपेसिटी में काम कर रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है। तो आज ओके कंपनी है एक और डायरेक्टर्स है लेट्स से 15, तो डायरेक्टर्स है अनेक, तो इन अनेक डायरेक्टर्स को काम पे नहीं लगाते हैं, एक ही कंपनी को क्या है बोलते हैं भैया तू आरसीएम के तहत पे कर देना यार, टैक्स कर ही देना यार, कम ऑन प्लीज, राइट। तो कंपनी को ही लगाया काम पे। ठीक है, एंड ऑफ डिस्कशन। अब
यहाँ पे बहुत ज़रूरी है जानना कि ये जो डायरेक्टर सर्विस दे रहा है ना भाई, वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है क्या? ये वर्ड को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए प्लीज। ओके, प्रोफेशनल कैपेसिटी में, ठीक है। प्रोफेशनल कैपेसिटी में दोस्तों क्या है, ओके, बहुत ज़रूरी है कि वो काम कर रहा है, और इसीलिए क्या है यहाँ पे आरसीएम लगेगा, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही डायरेक्टर ने, ओके, जो 194J वाला डायरेक्टर है, उसने अगर पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दे दी कंपनी को, तो भैया एंड ऑफ डिस्कशन। यहाँ पे याद रखना, फिर एफसीएम के तहत टैक्स पे होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर एफसीएम के तहत टैक्स पे होगा, यानी कि डायरेक्टर खुद ही टैक्स पे करेगा। कब? अगर बात हुई क्या? पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान ने या फिर क्या है सलमान खान ने अपना घर या बंगला क्या है भाड़े पे दे दिया है कंपनी को, जहाँ पे वो डायरेक्टर भी है, तो भैया वहाँ पे एफसीएम के तहत ही टैक्स पे होगा। ये रीसेंट अमेंडमेंट है, इसीलिए बेटा, ओके, ये येलो में है चीज़, तो ये याद रखना बेटे, याद रखना, ओके, ये चीज़ को, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, डन। तो यहाँ पे डायरेक्टर का बात खत्म होता है दोस्तों, ओके। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है विथ रिस्पेक्ट टू माय डियर फ्रेंड्स, लीगल सर्विस। Okay, friends, when I talk about legal service, it's extremely pertinent to note that legal service mein there are three service providers that they are basically targeting. One is arbitral tribunal, right? Second is individual advocate or partnership form of advocates, and the third is senior advocate, ठीक है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लीगल सर्विस, ओके, तो लेट मी टेल यू समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके, एंड दैट इज that in case of legal service, my dear friends, if there is an arbitral tribunal, understand this very clearly, a lot of people have this confusion कि arbitral tribunal सर कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि ट्रिब्यूनल तो क्या है शेड्यूल 3 में आता है। नहीं भाई सुन, वहाँ पे ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो आता है, ओके, उसमें ट्रिब्यूनल वर्ड लिखा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं है। ट्रिब्यूनल का जजमेंट जो है, जैसे जीएसटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ, इनकम टैक्स का अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ, वो उसकी बात हो रही है, राइट। और ये जो है वो अलग ही सीन है भाई, राइट। वहाँ पे देर इज अ लॉ एंड द एंटायर डिसीजन इज परसीव्ड बाय लॉ, राइट। यहाँ पे जो डिसीजन है दोस्त, ठीक है, वो याद रख, बहुत ज़रूरी है समझना कि ये प्राइवेट कोर्ट की तरह है। यहाँ पे हम लोग दरवाज़ा नहीं खटखटा रहे जुडिशरी का, वहाँ पे आप लोग खटखटा रहे हो। And clearly arbitral tribunal is not covered under the definition of tribunal, right? So please don't confuse this. It is clearly outside the scope of tribunal and thereby it is outside the scope of schedule 3, and which is why my dear friends, all I want to tell you is that अगर आपका रिसिपेंट यहाँ पे जो है बिजनेस एंटिटी और उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड लिमिट आपके रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करता है, रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है 10 लाख 20 लाख 40 लाख डिपेंडिंग ऑन योर केस, ठीक है। अगर वो एक्सीड नहीं करता तो आप जो सर्विस दे रहे हो वो होगी एग्जेम्प्ट, राइट, परफेक्ट। दूसरा, अगर वो बिजनेस एंटिटी एक्सीड कर देता है वो थ्रेशोल्ड को, तो आप जो करंट ईयर में सर्विस दे रहे हो वो हो जाएगी टैक्सेबल, और वो हो जाएगी टैक्सेबल एज पर आरसीएम। एंड नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, सीजी, एसजी, यूटी, एलए, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी हुआ आपका रिसिपेंट, तो वो भी हो जाएगा एग्जेम्प्ट। और अगर नॉन बिजनेस एंटिटी हुआ, ओके, ये जो क्या है, ये क्या है, ये नॉन बिजनेस एंटिटी है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, तो ये भी हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट, ठीक है, परफेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बता दो ज़रा कि बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी के बीच में फ़र्क क्या है, ओके। तो आज दोस्तों बिजनेस एंटिटी के केस में माय डियर फ्रेंड्स, ओके, और नॉन बिजनेस एंटिटी में फ़र्क ये है कि बिजनेस एंटिटी में हम लोग बोलेंगे कि एनी पर्सन हु कैरीज आउट बिजनेस, और बिजनेस की डेफिनेशन में आपको पता है बेटा पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, राइट। वोकेशन है, प्रोफेशन है, सब आ जाता है, ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चर है, सब आ जाता है।
और एनी पर्सन मैंने बोला तो उसमें सब पर्सन आ जाते हैं इनकम टैक्स के, राइट। तो बेसिकली बिजनेस एंटिटी में हर वो पर्सन आ जाता है तो बिजनेस कर रहा है। पर जब बात आती है दोस्तों ओके नॉन बिजनेस एंटिटी की, तो नॉन बिजनेस एंटिटी के केस में बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि कौन आएगा यहाँ पे, या तो कोई ऐसा बंदा आएगा जो एम्प्लॉयड है, राइट, या तो कोई ऐसा बंदा आएगा जो अनएम्प्लॉयड है, यानी आपकी तरह, राइट, बेरोजगार व्यक्ति, तो वो भी नॉन बिजनेस एंटिटी है। समथिंग लाइक अ स्टूडेंट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। और एक बिजनेस एंड और एक बेसिकली क्या एम्प्लॉयड पर्सन, क्योंकि आप समझो फॉर एग्जाम्पल कल उठ के आप सीए बन जाते हो और आपका एम्प्लॉयर कौन, ईवाई या डेलॉइट, तो ईवाई या डेलॉइट बिजनेस एंटिटी है, आप नॉन बिजनेस एंटिटी, क्योंकि धंधा वो कर रहा है भाई, आप नहीं कर रहे हो, आप उसके अंदर काम कर रहे हो। सो यू कैन राइट दैट, राइट, स्पेशली क्या है नॉन बिजनेस एंटिटी का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, ठीक है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ओके नॉन बिजनेस एंटिटी के केस में आपको एग्जाम में ही दिया होगा कि भैया ये नॉन बिजनेस एंटिटी है, तो आपको क्या है कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो दिया ही होगा तो फिर आप चुपचाप एग्जाम लिख देना, ठीक है। अभी यही चीज़ है ना बार बार रिपीट होगा एडवोकेट के केस में और सीनियर एडवोकेट के केस में, राइट। तो एडवोकेट के केस में भी क्या है सब चीज़ सेम ही है। रिसीवेंट बिजनेस एंटिटी हुआ, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल अगर हुआ आपका एक्सीड होता है तो आरसीएम, एक्सीड नहीं होता है तो क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट, सीजीएसटी, यूटीएलए, जीएजी एग्जेम्प्ट, नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट। बस इसमें ये क्या है थोड़ा स्पेशल चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। तो आज एक है जूनियर, ये बेसिकली आप ऐसा समझो जूनियर एडवोकेट वैसे कोई डेजिग्नेशन नहीं है, पर समझने के लिए कि ये जूनियर एडवोकेट है, ये छोटा एडवोकेट है, ये बड़ा एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, ओके। तो छोटे लोग हैं ना हमेशा दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, बड़े लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ऐसा याद रखो। तो यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली बोला है कि अगर कोई एडवोकेट अपनी ही बिरादरी में, यानी कोई एडवोकेट या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट को ही क्या है सर्विस दे रहा है, तो भैया वो हो जाएगा क्या एग्जेम्प्ट, ठीक है। पर सीनियर एडवोकेट में ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में है, तो ये चीज़ आप क्या है बकायदा याद रखना, ठीक है, डन, ओके। तो ये तीनों केस माय डियर फ्रेंड्स क्या है कवर हो जाते हैं। सब में एक ही चीज़ है, बस ये इंडिविजुअल एडवोकेट में क्या ये एंगल आ जाता है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर इसमें क्या सीन होगा अगर सीनियर एडवोकेट क्या है फॉर एग्जाम्पल कोई एडवोकेट को सर्विस देता है तो क्या होगा सर। तो बेटा सिंपल सी बात है, एडवोकेट को आपको बिजनेस एंटिटी गिनना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ पर्सन हु इज कैरिंग आउट बिजनेस, बिकॉज बिजनेस के अंदर प्रोफेशन भी आता है। एंड अकॉर्डिंगली सिंपल सी बात है, फिर आपको टर्नओवर देखना पड़ेगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका कम है, थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो एग्जेम्प्ट ज़्यादा है तो आरसीए, ठीक है। यस दैट्स इट। फ्रैंकली ये विवादित है थोड़ा, तो ये पूछा ही नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, बट फिर भी अगर आए तो यू कैन टेक दिस पोजिशन, ओके। अच्छा एक और चीज़ मैं बोलना चाहता था, कभी भी लाइफ में अगर ओके लीगल सर्विस का सम आता है, राइट, तो एक चीज़ क्या है लिख कर रखना कि लीगल सर्विस के केस में माय डियर फ्रेंड्स हमेशा याद रखना ओके हमेशा आपका लायबिलिटी नील ही आएगा, ठीक है। कैसे नील आएगा, बिकॉज मैक्सिमम सर्विस जो आप दे रहे हो वो तो एग्जेम्प्ट ही है बेटा, राइट। और जो सर्विस टैक्सेबल भी है याद रखना उसमें तो आरसीएम ट्रिगर हो जाता है मां कसम, ठीक है। तो खत्म बात, राइट। तो कभी भी क्या है आज अगर आप एडवोकेट के एंगल से देखोगे या कोई भी है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के एंगल से देखोगे तो वहाँ पे या तो सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगा या तो सर्विस टैक्सेबल होगा, पर वो टैक्सेबल होगा एज पर आरसीएम। तो आज एडवोकेट का अगर क्या है मुझे जीएसटी लायबिलिटी क्या है कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो हमेशा नील ही आएगा, समझा। और इसीलिए कोई भी एडवोकेट के पास जाना, कोई भी एडवोकेट के पास जाना, उसके पास जीएसटी नंबर कभी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा सर, अरे क्यों भाई, क्यों रखे वो, क्योंकि आधी से ज़्यादा सर्विस तो एग्जेम्प्ट और दूसरी क्या टैक्सेबल एज पर आरसीएम, तो उसका टैक्स चार्ज करने का कभी मौका आएगा ही नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ क्या है काफ़ी लोगों को क्या दंग कर देती है, स्पेशली जब लीगल सर्विस का क्या कोई सम आ जाएगा एग्जाम में और वहाँ पे वो लोग क्या गलती कर देते हैं कि ये सर्विस जो है ना ओके वो फॉर एग्जांपल चलो ये सर्विस क्या है 1 लाख का है, ठीक है, और उस पर जीएसटी लायबिलिटी है आपका 18% का
ओके 18,000। तो याद रखना मेरे बंधु, वो लोग क्या 18,000 लिख के आ जाते हैं, अरे भाई ये तेरी लाइबिलिटी थोड़ी है एज अ एडवोकेट, इडियट, ये तो सामने वाले की है ना, समझा? तो प्लीज आपकी लाइबिलिटी नील हुई, ठीक है, जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। ओके, हमेशा नील ही होगी। अपने को क्या कई बार क्या इतना बड़ा सम करने के बाद जब टैक्स लाइबिलिटी नील आती है ना, तो अपन सोचते हैं यार 6 मार्क इसके लिए दिया कि और नील आएगा है, आओ क्यों भाई, व्हाट इज दिस, राइट? तो ऐसा सोचने को आता है, पर ये सोच बुलंद रखना अपनी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तेरे को क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसा ही होगा, ठीक है। दैट्स इट, जस्ट वांटेड टू गिव यू अ वैलिडेशन ऑन दैट, नथिंग एल्स माय डियर फ्रेंड्स। ओके डन, तो वी आर डन विद दिस, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों 16-17 की। 16 में क्या है, सिंपल सी बात है, अगर एक लैंड ओनर है वो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स या एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट दे रहा है, टू हुम, टू अ प्रमोटर। तो याद रखना यहाँ पे, ओके सिंपल सी बात है, ओके आरसीएम लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्या है, बहुत आवश्यक है आपके लिए जानना, ठीक है। और यहाँ पे नीचे भी दोस्तों लॉन्ग टर्म लीज के लिए अगर आप जा रहे हो 30 ईयर्स या मोर, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या है, आरसीएम लग जाएगा मेरे बंधु, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप दिस मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई होप, ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि इशारा किस बात की तरफ है। ओके हाँ, यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसा होता है। प्रमोटर को बेसिकली क्या है, ओके नाम, ये प्रमोटर नहीं है, ये बिल्डर ही है। सर तो प्रमोटर क्यों लिखा, बिकॉज रेरा एक्ट के अंदर बिल्डर को एज अ प्रमोटर क्या है, रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्डर ही है, ओके। तो होता क्या है कि बिल्डर को अगर क्या बिल्डिंग बांधनी है, तो उसको ऑब्वियसली क्या है, या तो ये ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स लेने पड़ते हैं, या उसे लॉन्ग टर्म लीज पे लेना पड़ता है, यानी 30 साल या ज़्यादा से आगे के पीरियड पे उसको लीज पे लेना पड़ता है उसको, ठीक है। तो दोनों केस में सर्विस ही दिया जा रहा है। तो आज होता क्या है कि लैंड ओनर जो होता है, कई बार, ओके कई बार नहीं, मैक्सिमम बार क्या है कि इंडिविजुअली होता है कि बाप दादा की क्या है पड़ी है ज़मीन, अपनी लगा दो। तो गवर्नमेंट इसको कंप्लायंस में नहीं डालना चाहता, बिकॉज ये इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल को हमेशा क्या है गवर्नमेंट बचाता है कंप्लायंस से। पर बिल्डर क्या है बेटा, उसको 10 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो माँ कसम, रेरा एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, फलाना एक्ट, ढिंकाना एक्ट, राइट। तो गवर्नमेंट को बिल्डर पे भरोसा है कि बिल्डर से मैं रिकवर कर लूंगा भाई, बड़ा आदमी, और वो कंप्लायंस भी कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे करवा दिया उन्होंने आरसी, ठीक है। वेरी अनलाइकली टू कम, बट स्टिल यू शुड नो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देख लो, आज अगर क्या है दोस्तों, बात हो रही है लेंडर की और बोरोवर की ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। तो होता क्या है दोस्त कि अगर आपको मार्केट में ऐसा लगता है कि रिलायंस का स्टॉक बहुत ओवर प्राइस्ड है और आगे जाके उसका भाव घटेगा, तो 1,000 रुपये का भाव आपको लग रहा है कि कल उठ के वो 500 हो जाएगा, तो इस पे भी बेट ले सकते हैं। कैसे बेट ले सकते हैं, आप इसको शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, ओके। तो शॉर्ट सेलिंग है, तो वर्ड क्या है, सेलिंग है, ओके। एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट कब आता है, व्हेन योर सेलिंग प्राइस इज मोर देन योर कॉस्ट प्राइस। तो अगर आपको अभी ओवर वैल्यूड लग रहा है, तो अभी आप बेच दो और फिर आगे जाके खरीद लेना, राइट, यस। पर आप बेचोगे कब, तब ना जब आपके पास सिक्योरिटी होगा, राइट। तो आप क्या है, अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू लेंडर से क्या है सिक्योरिटीज बोरो कर सकते हैं। अभी ये बोरोवर आपको क्यों देगा, बिकॉज अभी ये लेंडर आपको सिक्योरिटीज क्यों देगा, बिकॉज सिंपल सी बात है, वो उसके लिए वो सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। वो अपने बच्चे के बच्चे के बच्चे को दे के बैठेगा भाई, उसको रिलायंस पे फुल ट्रस्ट है, आई बिलीव ऑन रिलायंस, ठीक है, ऐसा सीन। तो उसको क्या है भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो अगर आपको क्या है भाड़े पे दे देता है 1 महीने के लिए, तो आपको उसको 1 महीने के बाद जो भी मार्केट प्राइस होगा उसको आपको क्या है दे देना है, ओके। तो आज सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे फायदा लेंडर का क्या होता है, लेंडर का फायदा ये होता है कि उसको लेंडिंग फीस मिल जाती है जो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कम कर देती है, ठीक है। तो ये फायदा उसका है। और बोरोवर का फायदा ये है कि वो एक तुरंत एक इमीडिएट बेट ले सकता है, ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ के होराइजन से, ठीक है। और उसमें क्या है, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी देखता है वो, उसको दिख रहा है कि भाई ये 1,000 का 500 हो जाएगा, तो वो क्या है, अगर हो जाता है वैसा, राइट, तो वो अकॉर्डिंगली वो पैसा उतना कमा सकता है। तो 1,000 में उसने बेचा, 1 महीने बाद पता चला जब क्या है लेंडर को देना है उसका सिक्योरिटीज वापस, तो मार्केट में गया, 500 रुपये में खरीदा और उसको दे दी,
ठीक है, तो बेचा कितने में था, 1000 में, लिया कितने में है, 500 में, तो आज 500 रुपये का क्या है आपको गेन मिल गया माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आई होप दैट मेक्स ओके वेरी मच अ सेंस। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला है जो लेंडिंग फीस है उस पर बोरोअर जो है वो टैक्स पे करेगा एज पर RCM। अब बेटा RCM, ओके, तो ये चीज़ है दोस्तों, एंड आई होप दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ठीक है, डन। इसके बारे में मैं क्या सप्लाई चैप्टर में भी बात करूंगा सही टाइम आने पर, बट आई फील दैट्स इट, दैट्स अ वेरी रिलेवेंट डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू दिस एस्पेक्ट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नाउ दैट वी आर डन विथ ऑल दी अदर एस्पेक्ट, सिंपल सी बात है 5.3 के तहत हम लोग बात कर रहे हैं IGST एक्ट की। तो यहाँ पे सिचुएशन यही है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे 9.3 है, 5.3 है, तो 5.3 में एक एस्पेक्ट मैं करवाना चाहता हूँ जहाँ पे आपका जो सप्लायर है दोस्तों वो है क्या, ओके, एंटिटी के अंदर, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, और आपका जो रिसिपेंट है माय डियर फ्रेंड्स वो है एनी पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी, ओके, अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट। बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग बात यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस का कर रहे हैं। ओके, तो अगर बात हो रही है दोस्तों इंपोर्ट ऑफ सर्विस की, तो आपका सप्लायर जो है वो है क्या, इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, और रिसिपेंट आपका जो है वो है इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, पहले इतना समझो, सप्लायर लेट्स से US बैठा है और आप कहाँ बैठे हो, इंडिया में बैठे। ओके, तो सप्लायर इज अदर देन क्या है, सप्लायर इज बेसिकली इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, रिसिपेंट क्या है, इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो यहाँ पे दोस्तों डेफिनेटली क्या है, RCM आ जाएगा। बस इंश्योर करना कि भैया यहाँ पे रिसिपेंट जो है वो क्या है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट ना हो आपका। ठीक है, तो बेसिकली नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन हु प्रोक्योर्स ऑर्डर सर्विस इन टैक्सेबल टेरिटरी, दैट्स इट। ओके, इतना ही क्या ये डेफिनेशन को बॉयल डाउन कर दिया गया। अब ऑर्डर सर्विस क्या है, तो बेटा आज फॉर एग्जांपल आप गेमिंग सर्विस है, या फिर अपना क्या है म्यूजिक है, या बुक्स है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, अगर आप क्या है ले रहे हो, तो फिर उस सिचुएशन में भैया RCM नहीं आता, उस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स FCM आ जाता है, और वो सप्लायर ऑफ ऑर्डर ही है वही टैक्स पे करेगा। तो इसको मैं एक्चुअली थोड़ा एक्सट्रपोलेट करना चाहूँगा, सुनिए। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सर इसका मतलब क्या हुआ, तो सुनो, आज फॉर एग्जांपल गूगल INC है, ठीक है, वो ऑर्डर सर्विस दे रहा है। अब ऑर्डर सर्विस में ओके बहुत सारी सर्विस है, जैसे कि आप बुक्स बेच रहे हो ऑनलाइन, आप म्यूज़िक दे रहे हो, आप मूवीज़ दे रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस दे रहे हो, एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहे हो। तो गूगल INC लेट्स से एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा है। ठीक है, किसको, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से HUL लिमिटेड को, जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है इन इंडिया। ठीक है, और ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स USA। ठीक है, तो डू यू रियलाइज माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कि गूगल INC कहाँ पे है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ये कहाँ पे है, टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, क्या होगा बताओ। ओके, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ओके RCM लग जाएगा। क्यों लग जाएगा RCM, बिकॉज आपका जो ये रिसिपिएंट है ना, ठीक है, वो एक नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट नहीं है, वो एक नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट नहीं है, समझा। यस, वो खुद एक रजिस्टर्ड पर्सन है, समझा। और नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट में क्या बोला है कि बंदा अनरजिस्टर्ड बनता है, यानी स्टूडेंट वूडेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल, और उसने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसने स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन ले लिया, राइट, ये सीन है। क्या वो पबजी खेल रहा है, समझा। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन प्रोक्योर्स ऑर्डर सर्विस, बट यहाँ पे दोस्तों इट्स द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज प्रोक्योरिंग ऑर्डर सर्विस। तो क्या वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट की डेफिनेशन में आया, नहीं। तो सिंपल सी बात है, RCM लग जाएगा 5.3 के तहत, और रिसिपेंट टैक्स पे करेगा इस इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे, राइट। यस, डन। और वो पे करेगा भी क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन। बट यही फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप समझो
अगर मैं एग्जांपल दूँ, ओके लेट्स से नेटफ्लिक्स का, चलो नेटफ्लिक्स है तो ये भी क्या है, यूएसए बेस्ड है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। रिसिपेंट कौन है आपका, राइट, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट है। यानी फॉर एग्जांपल चलो सीए स्टूडेंट ले लिया अपन ने, जो बेसिकली क्या है, ओके जिसको एक्सेस दिया जा रहा है टू मूवीज, राइट। तो फिर इस सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स, ओके ये हो जाता है क्या, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये ऑर्डर सर्विस है, सबसे तो पहले यस ये ऑर्डर सर्विस है मेरे बंधु। और क्या ये ऑर्डर सर्विस ओके दिया जा रहा है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट को, यस ओके, बिकॉज ये बंदा क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अब आप ये सीए स्टूडेंट को बोलेगे रजिस्टर कर जस्ट फॉर प्रोक्योरिंग दिस नेटफ्लिक्स वाला सर्विस है, उसको बोलोगे अरे वो तो खुद जीएसटी पढ़ रहा है भाई अभी लेक्चर देख के, अरे उसको क्या बोल रहे हो आप, नॉनसेंस, उसको कुछ मत बोलो आप, समझा। तो यहाँ पे आप आरसीएम ट्रिगर नहीं करवा सकते, अनवायबल हो जाएगा। एक छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए आरसीएम करवा दोगे, कितने सारे क्या है जीएसटी के क्या है अपने ये रजिस्टर्ड पर्सन क्रिएट हो जाएंगे। अभी ऑलरेडी इतना हैंग हो रहा है वेबसाइट, ये छोटी छोटी बातों के लिए रजिस्ट्रेशन लोगे आप, नहीं पॉसिबल ही नहीं। और ये लोग कंप्लाई भी नहीं करेंगे, उनको क्या आता है आरसीएम, और उनको पता भी नहीं है ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। सीए एस्पिरेंट खुद लर्न कर रहा है, दूसरे जो क्या है इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसकी तो बात ही मत करो, नॉनसेंस, ठीक है ये केस है। और इसीलिए क्या है यहाँ पे कंप्लायंस ऑर्डर सप्लायर को दिया गया है, ओके एज पर सेक्शन 14, और उसको बोला गया है कि तू टैक्स पे करेगा। फिजिकल प्रेजेंस है तो इंडिया के अंदर, नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव, वो भी नहीं है तो फिर पर्सन अपॉइंटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। यस सर ये तो सुना है, यस 95 में सुना है तूने ईसीओ में ऑफ सीजीएसटी एक्ट, पर ये सेक्शन 14 है ऑफ आईजीएसटी एक्ट, समझा। यहां पे ऐसी बात बोली, सेक्शन 14 में सबसे पहले तो क्या है, चार्ज दिया गया है कि ऑर्डर सप्लायर आप पे जिम्मेवारी है टैक्स पे करने की। कैसे पे करनी है, ये फिजिकल प्रेजेंस है तो देख लो अकॉर्डिंगली वैसा देख लो, ठीक है ये सी। तो आई होप आप समझ गए हो कि ऑर्डर सर्विस की बात हो रही है अगर, तो भाई रिसिपेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम करवा दो क्योंकि वो सक्षम है, 5(3) में आ जाएगा। और रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन पर्सन है, तो भैया आरसीएम मत करवाना, सप्लायर से ही पे करवाओ, ठीक है। और अगर ऑर्डर के अलावा ही कोई सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो लेट्स से लीगल सर्विस है या लेट्स से सिक्योरिटी सर्विस है, कोई भी सर्विस है यार, अभी कोई भी है यार, कोई भी हो सकता है, राइट। टैक्सेशन मैटर्स की रिलेशन में सर्विस है, या कोई ब्रांड कंसल्टेशन सर्विस है, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विस है, कोई भी है, उसमें तो क्लियर कट क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, सप्लायर इज इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, रिसिपेंट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, खत्म, आरसीएम करवा दो। उसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। कन्फ्यूजन सिर्फ किस में था, ऑर्डर वाले में था कि उसका क्या करना, उसका ये करना, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा इसमें मैं एक और चीज़ क्या है ऐड करना चाहता हूँ, सिंस आप क्या है थोड़ा बहुत पढ़ के आए ही होंगे, ऐसा मेरा असम्पशन है। तो यहाँ पे एक और सेक्शन है 7(1)(b), मैं इसको री एम्फोसाइज करूँगा जब हम पढ़ेंगे सप्लाई चैप्टर में माय डियर फ्रेंड्स, राइट। डेफिनेटली मैं बात करूँगा वहाँ पे, पर अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि बाकायदा क्या है सप्लाई चैप्टर में इम्पोर्ट ऑफ सर्विस when there is consideration involved either for business purpose or non business purpose doesn't matter, इसको एक गुना गिना गया है, ठीक है। तो ये एक सप्लाई है, राइट, और ये गुनाह है, और इस गुनाह का जुर्माना कैसे कलेक्ट होता है, तो भैया 5(3) में या फिर सेक्शन 14 में, दोनों में से कहीं एक पे जाए, तो मैक्सिमम केसेस 5(3), पर ऑर्डर वाला है और इसी पर अनरजिस्टर्ड निकला तो सेक्शन 14 आएगा फिर, ठीक है, दैट्स इट। बस उतना ही बोलना था कि सबसे पहले तो ये चेक करो कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं, तो है, ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, यही बोलना था तो बोल दिया है मैंने, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज़ मैंने येलो में मार्क क्यों की है, बिकॉज ये रिसेंटली क्या है
लिस्ट है जो ऐड हुआ है। पहले क्या है, सिर्फ सर्विस के ही क्या है नोटिफाइड केसेस थे, पर अब गुड्स के भी क्या है दोस्तों केसेस आ गए हैं ओके आरसीएम के अंदर। और इसके बहुत अच्छे चांसेस है दोस्तों कि एग्जाम में आए, बिकॉज अब तक ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसके लिए इसको क्या येलो मार्क किया है, क्योंकि ये अमेंडमेंट नहीं है बट एडिशन है। ठीक है, विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स की। तो सबसे पहला है कि कोई एग्रीकल्चरिस्ट यानी बेसिकली फार्मर ही समझो ओके वो कैशू नट्स विच आर नॉट पील, टबैको लीव्स, बीडी रैपर्स लीव्स या फिर रॉ कॉटन, ठीक है, इसको अगर बेच रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, समथिंग लाइक अ डी मार्ट, तो भैया यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एन एग्रीकल्चरिस्ट टू पे टैक्स, बिकॉज ऑलरेडी क्या है उसको सेक्शन 23 के तहत क्या है एग्जेम्पशन दिया है रजिस्ट्रेशन में। तो फिर ऑब्वियसली क्या है, हम लोग किसान को क्या है, किसान को बोला है भाई तू किसानी कर भाई, फोकस कर, ये सब में मत पड़। तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा एज पर आरसीए। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड पर्सन ओके इज बेसिकली सप्लाइंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। ये दोस्तों बेसिकली क्या है, बैंक्स के केस में होता है, राइट। तो यहाँ पे ओके ये जो सर्टिफिकेट इशू होता है, इस पे क्वेश्चन भी आया था ये गुड्स है कि नहीं है। तो आरबीआई ने स्पेसिफिकली बोला था कि ये सिक्योरिटीज नहीं है। अब इसको जो समझना है समझो, ये सिक्योरिटीज नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअली ये पुटअप किया था कि ये सिक्योरिटी है कि नहीं, बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट को आप सिक्योरिटी बोलते हो, राइट। तो फिर सिक्योरिटी तो क्या है, सिंपल सी बात है, आपका जो क्या है शेयर्स है, सिक्योरिटीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्लियरली क्या है गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर है और सर्विस की डेफिनेशन से भी बाहर। तो आरबीआई ने बोला ये सिक्योरिटीज़ तो नहीं है, तो गवर्नमेंट ने फिर उसे ले लिया कि ठीक है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, तो ये गुड्स है। और फिर इस केस में गवर्नमेंट ने आरसीएम भी ट्रिगर करवा दिया है। तो आज एग्जाम्पल ऐसा आ सकता है कि एक्सिस बैंक ने प्रायोरिटी रेंडर सर्टिफिकेट्स ओके इशू किया है फॉर एग्जांपल, या फिर सप्लाई किया है आईसीआईसीआई बैंक को, तो आईसीआईसीआई बैंक आरसीएम के तहत टैक्स पे कर देगा। ठीक है, यस। ओके नेक्स्ट बात कर रहे हैं दोस्तों यूज्ड सीज्ड व्हीकल्स, कॉन्फिस्केट गुड्स, ओल्ड यूज्ड गुड्स या फिर वेस्ट और स्क्रैप। तो ये सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे आप सीजी लिख देना प्लीज। ओके तो सीजी एसजी यूटीएलए अगर ये गुड्स सप्लाई कर रहे हैं कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अगेन वो कंप्लायंस रजिस्टर्ड पर्सन पे ही डाल दिया है, बोल दिया आरसीएम के तहत आप ही पे कर दो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज कोई स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी है वो सप्लाई कर रहा है लॉटरी टिकट के गुड्स, तो फिर लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या सेलिंग एजेंट ही क्या टैक्स पे करेगा एज पर आरसीएम। नेक्स्ट इज एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क या सिल्क वर्म कोकून्स, और वो ये सिल्क यार्न बेच रहा है, तो अगेन दोस्तों एनी रजिस्टर्ड पर्सन विल पे द टैक्स एज पर आरसीएम। ठीक है, डन। एंड द लास्ट इज कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो अगर सप्लाई ऑफ असेंशियल ऑयल्स कर रहा है, फिर वो कोई भी इनमें से कोई भी ऑयल हो, डजेंट मैटर, तो अगेन दोस्तों रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स पे करेगा एज पर आरसीएम। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अगर ट्रिकी पार्ट अगर कोई आएगा भी तो ये वाला पार्ट ही आएगा कि एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स सिल्क यार्न। ओके, तो ट्रेडर जो है याद रखना दोस्त, उसके केस में आरसीएम नहीं है, ट्रेडर के केस में आ जाएगा क्या, एफसीएम। बस इतना ही बोलना था। दूसरा मुझे लग रहा है काफ़ी इजी है, बिकॉज दोनों क्या है मैक्सिमम केस में क्या है रजिस्टर्ड पर्सन को ही क्या है उन्होंने गले पे डाला है चीज़, तो वो आरसीएम करवा देना। ठीक है, और दूसरा अगर क्या है ये लॉटरी टिकट है तो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर पे करेगा, वो समझी बात है। बिकॉज एक चीज़ और याद रखना कि गवर्नमेंट ने जितना मैक्सिमम हो सकता है ना कंप्लायंस अपने गले पे नहीं लिया। अगर वो क्यों कंप्लायंस ले, मैंने कैसा लगेगा गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। अभी देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे ये भी हो रहा है, बट गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की है कि भैया गुड्स के केस में तो मैं कोई कंप्लायंस नहीं लूँगा, स्पेशली ये भंगार वंगार वाले व्हीकल्स है उसके रिलेशन में। ठीक है, आरसीएम करके रिसिपेंट को ही दो भाई काम उसको ही काम पे लगा। ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो जाएगा क्या आरसीएम विद रिस्पेक्ट टू माय डियर फ्रेंड्स सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ओके पूरा आरसीएम जो है अंडर 9(3) और 5(3) में भी जो है केस वो कवर हो जाते हैं। एंड वी आर डन माय डियर फ्रेंड्स विथ आरसीएम। इसकी और ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन Q&A सेक्शन, तो Q&A देख लीजिए एंड अपना पूरा क्या है आरसीएम
का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैं चाहूँगा सबसे पहले कि आप Q&A खुद अपने एंड पे करें, ओके। और जहाँ आपको क्या है लग रहा है कि नहीं समझ में आया, उसमें आप क्या है वीडियो देखिए, पूरा Q&A का वीडियो मत देखना, ये मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है।